Good morning, everyone. My name is Ankita Khandelwal, and once again we are here for the series of the current affair. So इस हफ्ते के जितने भी important current affair है, हम वो एक एक करके फिर से discuss करेंगे. Now, those who are appearing next year, and those who are appearing this year itself, I mean अगले महीने ही exam है, so countdown is very much left now, और उसी को नज़र रख के आई वुड रिकमेंड कि मे मंथ का जो करंट अफेयर है जस्ट सी टिल 15th मई, उसके बाद मत देखना. 15 मई तक सिर्फ देख लेना, ठीक है. नाउ द रेस्ट ऑफ द टाइम इज़ योर रिविजन टाइम, तो फुल फोर्स में रिविजन करो. स्टेटिक का अच्छे से रिवाइज करो, उसको लैग मत कर देना बिकॉज ऑफ करंट अफेयर. दोनों को इक्वल 50-50% इम्पॉर्टेंस दो, तो उस तरीके से अपना ये आखिरी मंथ को अच्छे से स्ट्रेटेजाइज करो. नाउ मूविंग फर्दर, quote, it has been said, never stop doing your best just because someone doesn't give you credit. Okay, so अगर आपको कोई क्रेडिट नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको बेस्ट करना बंद कर देना है, अपने आप पे डाउट करना है. इट इज़ अ टाइम. अगर इवन टेस्ट सीरीज़ के अंदर आपके लो मार्क्स आ रहे, दैट डजेंट मीन कि आपके अंदर वो खासियत नहीं है, ठीक है. इफ़ यू आर नॉट गेटिंग दी मार्क्स विच इज़ बिन केप्ट बाय यू कि इतने मुझे लाने टेस्ट सीरीज में, वो नहीं आ रहे हो, सो डू नॉट गेट डीमोटिवेटेड. अपनी गलतियों से सीखो, कहाँ कहाँ गलती कर रहे हो उस पर खास ध्यान दो, रिवाइज करो, एंड फाइनली एग्जाम के दिन कामली पेपर दो, ठीक है ना. टॉपिक्स जो इस बार काफ़ी चर्चित में है, सबसे पहला है डिबेट ऑन नेशनल लैंग्वेज. सो माय क्वेश्चन इज, क्या इंडिया का नेशनल लैंग्वेज है या नहीं? दैट्स टू यू. तो आप अपने कमेंट सेक्शन में प्लीज़ डालिएगा कि इंडिया में क्या नेशनल लैंग्वेज है या नहीं, ठीक है. सो डिबेट चल रही है, काफ़ी बॉलीवुड स्टार्स भी इंडल्ज है, साउथ के स्टार्स भी इंडल्ज है. क्या है ये डिबेट? आज की है, पहले की, वो हम समझेंगे. देन जूट इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं, सो ये हम डिटेल में समझेंगे. देन प्रेसिडेंट हैज़ नो रोल टू प्ले इन पेरियावलन प्ली. सुप्रीम कोर्ट ने खकड़ाया है अच्छे से सेंटर को, दैट आप जो कर रहे हो वो क्या है. सो विल अंडरस्टैंड कि ये क्या है, ये प्ली क्यों दी गई है, क्या अभी तक इतना क्यों चल रहा है, पूरा का पूरा ये सिनेरियो समझने की कोशिश करेंगे. और ये पेरियावलन कौन है. नाउ प्रोजेक्ट एलिफेंट ये अभी का नहीं है, 1992 का ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है. हाल फिलहाल में 16 स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग हुई थी, जिसके अंदर काफ़ी कुछ बातें की है कि किस तरीके से हम एलिफेंट एंड ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस कर सकेंगे. सो हम वो देखेंगे. देन शिगेला बैक्टीरिया आउटब्रेक. आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में एक लड़की 16 साल की, कसरगोड की, केरला की, शी डाइड बिकॉज ऑफ दिस बैक्टीरिया, बिकॉज उन्होंने कुछ फूड ईटरी में एक रैक खाया था. तो क्या है ये, हम वो समझते हैं. देन डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस. आपने सोचा होगा डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, व्हाट इज़ दिस. बेसिकली जनरली हम देखेंगे जब हम इस आर्टिकल को अच्छे से डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से राइस प्लांटेशन इंडिया में होता है, कैसे हार्वेस्ट किया जाता है, और ये क्यों डिमांड की बात चल रही है. यूनिक डिसेबिलिटी आईडी स्कीम, सबमरीन टेक्नोलॉजी इन इंडिया, कंटेम्प ऑफ कोर्ट एंड प्रीलिम सीरीज, ठीक है. सो एक एक करके लेट्स बिगिन. बात करते हैं डिबेट ऑन द नेशनल लैंग्वेजेस. नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू गाइज मीन बाय लैंग्वेज. आप देख रहे होगे यहाँ साउथ के बड़े बड़े स्टार्स है, प्रभास है, अलू है, देन रजनीकांत जी है. सो एवरी बिग स्टार्स ओवर हेयर इन द साउथ. और अभी कुचा सुदीप एंड अजय देवगन की कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है. सो बॉलीवुड एक तरफ साउथ का टॉलीवुड पूरा अलग हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, और उसी पे ये कंट्रोवर्सी छिड़ी है. नाउ नेशनल लैंग्वेज है या नहीं, पहले तो हम वो देखेंगे बाद में, बट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय लैंग्वेज. लैंग्वेज का मतलब क्या है, और क्या ये कंट्रोवर्सी पहली है या अभी अभी हुई है, वो भी हम देखेंगे ना. अगर मैं बात करूं लैंग्वेज की, लैंग्वेज का मतलब क्या है. इट्स अ मीन फॉर कम्युनिकेशन, राइट. एक माध्यम है जिससे आप कम्युनिकेट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल कहीं पे आग लगी है एंड वहाँ के जनरली जो लोग बोलने वाले हैं आग लगी आग लगी आग लगी, इन केस वहाँ पे कोई ऐसा फॉरेन पर्सन हो जो स्पेनिश बोलता हो, ही डजंट अंडरस्टैंड हिंदी, तो वो तो समझ ही नहीं पाएगा आग लगी का मतलब क्या है, राइट.
सो लैंग्वेज क्या है, एक दूसरे से आप कम्युनिकेट कर सको, समझ सको, उससे लैंग्वेज बोलते। देयर आर वेराइटी ऑफ लैंग्वेजेस अवेलेबल इन द होल वर्ल्ड, बट बात करते हैं नेशनल लैंग्वेज। अगर हम देखें तो इतिहास हमें बताता है कि लैंग्वेज के बेसिस पे देश बने भी है, इटली है, राइट, फ्रांस है। सो ये सारे देश लैंग्वेजेस के बेसिस में कंसोलिडेट हुए थे। इंडिया की बात करें तो हर एक स्टेट लैंग्वेजेस के बेसिस पे ही बने थे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। सो लैंग्वेज बेसिकली हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है मीन फॉर कम्युनिकेशन, और एक होता है स्टोरेज ऑफ द वैल्यू ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, स्टोरेज। सो विल बी लाइक मीन है, स्टोरेज है, क्या है, सी एक होता है हॉरिजॉन्टल टाइप, ठीक है, और ये होता है वर्टिकल टाइप। नाउ यहाँ समझने की बात ये है, फॉर एग्जाम्पल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, अगर आप यूपीएससी दे रहे हो, अलग अलग स्टेट से सब बिलोंग करते, अलग अलग सबकी खुद की रीजनल लैंग्वेजेस होती है। मोस्टली पीपल अप्रोच टू देयर रीजनल लैंग्वेजेस और दी यूपीएससी की के अंदर जो इंग्लिश तो है ही कॉमन, ठीक है। सो उन दोनों में से जनरली आपको दिखेगा कि वेराइटी ऑफ मासेस अलग अलग लैंग्वेजेस में दिखेगी। बट फॉर एग्जाम्पल यू हैव बीन पोस्टेड एनीवेयर इन द इंडिया, आप अपने एरिया में नहीं कहीं और एरिया में हो। फॉर एग्जाम्पल यू हैव बीन पोस्टेड इन द साउथ और इन द नॉर्थ ईस्ट। अब आपको वहाँ की लैंग्वेज नहीं पता, वही सोचो कि गवर्नमेंट, वहाँ की जो गवर्नमेंट होगी, स्टेट गवर्नमेंट, उन लोगों का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उनके रीजनल लैंग्वेजेस में हो, सिर्फ और सिर्फ उसमें, ठीक है। और आप यूपीएससी से पोस्टेड हो, सेंटर से कहीं ना कहीं पोस्टेड हो, यू नो ओनली इंग्लिश लैंग्वेज और वन ऑफ योर पर्सनल मदर टंग, ठीक है, बट यू डोंट नो दैट लैंग्वेज। अभी आप एडमिनिस्ट्रेशन में काम कैसे करोगे? स्टेट गवर्नमेंट को, सेंटर को कुछ कम्युनिकेट करना होगा तो वो अपने रीजनल लैंग्वेज में भेजेंगे, सेंटर इंग्लिश में भेजेगा या हिंदी में भेजेगा, दोनों के बीच में वार्तालाप का कुछ मतलब ही नहीं हो पाएगा, एंड इट विल बी अ केओस, ठीक है। सो एक होता है हॉरिजॉन्टल वे, कि ऐसी लैंग्वेज दोनों को समझ में आ सके, उसमें कम्युनिकेशन करना, ठीक है, मीन फॉर कम्युनिकेशन। और स्टोरेज ऑफ द वैल्यू ऑफ लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? मतलब ये, इसका मतलब क्या हुआ? ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ठीक है, ऐसी लैंग्वेज जो ऑफिशियल पर्पसेस के लिए यूज की जाए, कि जहाँ पे दोनों एंड को वो समझ में है, सो उसे हम बोलते हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ठीक है ना। इधर बात करते, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा वेद, राइट, ऋग्वेद, सामवेद, ये सब वेद के टाइम से बोली जा रही है, अलग अलग प्रकार की लैंग्वेजेस उसमें से इवॉल्व हुई है विद द टाइम, ठीक है। आप वो लैंग्वेज को अपने कल्चर में इन्वेट कर रहे हो, अपने आने वाले जनरेशन्स को पास ऑन कर रहे हो, स्टोर करके आगे आगे बढ़ा रहे हो, प्रिजर्व कर रहे हो, उसे बोलते हैं नेशनल लैंग्वेज, ठीक है। उसका मतलब है नेशनल लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज जो सदियों से चलती आ रही है, जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है, उसे बोलते हैं नेशनल लैंग्वेजेस। अब इंडिया में हाल फिलहाल नेशनल लैंग्वेज है या नहीं, वो आपको कमेंट सेक्शन में देना है, हम समझेंगे। बट वन इज ऑफिशियल लैंग्वेज जो हॉरिजॉन्टल होती है, ठीक है, मीन फॉर द कम्युनिकेशन, एंड वन इज जो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती है, ठीक है, एक कल्चर है, एक सोसाइटी का कल्चर है, उसे बोलते हैं नेशनल लैंग्वेजेस। नाउ मूविंग फर्दर, अभी आपने देखा होगा दैट रिसेंटली 32nd पार्लियामेंट कमिटी फॉर लैंग्वेजेस, ठीक है, पार्लियामेंट की कमेटी बैठी थी जिसके हेड अमित शाह थे। तो उन्होंने बोला था कि हिंदी को डेवलप करना है, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनानी है, नेशनल लैंग्वेजेस, और उसी पे ही आउटब्रेक हो गया विद इन द बॉलीवुड। ये मामला चला गया है बॉलीवुड एंड साउथ इंडस्ट्रीज सिनेमा के, हिंदी एंड अदर रीजनल लैंग्वेजेस के बीच में, ठीक है। अभी व्हाट हैपन दैट इसी के अंदर सबने ट्वीट किया और उसके ऊपर दो ग्रुप में बढ़ चुका है, राइट। अब ये चीज़ अभी की नहीं है, ये बहुत पहले से, जब आज़ादी होने वाली थी, राइट, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दे वर प्लानिंग के हम लोगों को इंग्लिश नहीं लेना, क्यों?
इंग्लिश बताता है कि ये तो गुलामगिरी का है, राइट, हम तो गुलाम है, तो उनका ही लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे तो इट विल बी सिग्निफाइड, राइट, कि हम चाहे आज़ाद हो गए पर हम तो उनकी ही लैंग्वेज यूज़ करें. सो वी डू नॉट वांट टू गो इंग्लिश. ये ऐसी कुछ चर्चित बातें हो रही थी, राइट. अभी गांधी जी एंड वो सब रेडी थे उस वक्त कि हमें ऐसी लैंग्वेज नहीं चाहिए कि सबके लिए हो, राइट. दैट इज कॉल्ड हिंदुस्तानी लैंग्वेज, हिंदुस्तानी लैंग्वेज, ठीक है. सो हिंदुस्तानी जो बेसिकली वेरिएशंस है, आप उसमें तमिल भी मिलेगा, मलयालम, कन्नड़, सभी के कुछ ना कुछ थोड़े थोड़े पहलू उस लैंग्वेजेस के अंदर मिलेंगे. तो ये ऐसी लैंग्वेज है जो सभी को वाइब्रेंटली दिखा सके, ठीक है. हिंदुस्तानी और उर्दू बेसिकली उसी से ही बनी हुई है हिंदुस्तानी लैंग्वेज. तो आज़ादी हुई, वी हैव सीन दी पार्टीशन, और कहीं ना कहीं ये उर्दू लैंग्वेज का या हिंदुस्तानी लैंग्वेज का सिलसिला ख़त्म हो गया कि भैया अब क्या मतलब है, अब हिंदुस्तानी और उर्दू नहीं, इंग्लिश तो ले नहीं सकते, एनस्लेवमेंट लगेगा, राइट, वी विल बी कॉल्ड एज अ स्लेव. तो ले क्या, ऐसी कौन सी लैंग्वेज ले कि जो सबको समझ में आ सके. सो सबका ध्यान गया हिंदी. सी हिंदी ऐसी लैंग्वेज नहीं है जो सब पे प्रीडोमिनेंट हो, इतना याद रखना, ठीक है. हिंदुस्तानी लैंग्वेजेस प्रीडोमिनेंट थी पर हिंदी नहीं थी, ठीक है. सबका ध्यान गया हिंदी. इवन उससे पहले सबका ध्यान गया था कि संस्कृत लेते हैं, ठीक है, संस्कृत लैंग्वेज हम लेते हैं. बट थिंग इज जब हम एडमिनिस्ट्रेशन में काम करेंगे तो संस्कृत विल बी वेरी डिफिकल्ट टू एप्रीहेंड कि क्या लिखा गया है, एडमिनिस्ट्रेशन के वर्ड्स बहुत टिपिकल हो गए, तो इसलिए संस्कृत को ड्रॉप डाउन कर दिया एंड लिया कि हिंदी वुड बी मोर सुटेबल. उसको देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा जाना चाहिए और डेवलप करना चाहिए, ठीक है. सो ये बोला गया था और ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा गया है थ्रू आर्टिकल 343, ठीक है. सो 343 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में बताता है ऑफिशियल लैंग्वेज यूज का, ऑफिशियल लैंग्वेज यूज का इन यूनियन, ठीक है. तो यहाँ पे बात की कि हिंदी को लेते हैं, बट व्हाट हैपेंड कि साउथ के जितने स्टेट्स थे दे वर नॉट अग्रीइंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कि हमें हिंदी आती नहीं, सो हम हिंदी नहीं लेंगे, ठीक है. वी वांट लैंग्वेज टू बी कंटिन्यू इंग्लिश, के हम लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो, आप लैंग्वेज थोप नहीं सकते हो, ठीक है. सो कहीं ना कहीं इट वाज लाइक कि ठीक है, व्हाट विल डू, वी हैव अ सॉल्यूशन. एक काम करते हैं, ये 343 में लिख दिया गया कि 15 साल तक हम इंग्लिश यूज़ करेंगे, उसके बाद तब तक हम हिंदी को पूरे देश में डेवलप कर देंगे, उसके बाद हम पार्लियामेंट पे डाल रहे हैं कि उन्हें लगता है तो वो स्विच ऑन कर दे हिंदी में, और इंग्लिश को क्या करना है, किस तरीके से रखना है, वो उन्होंने 343 में डाल दिया था. नाउ व्हाट हैपेंड, इवन बिफोर इंडिपेंडेंस, सी राजगोपालाचार्य जो 1937 के अंदर वहाँ के मिनिस्टर्स, कैबिनेट मंत्री चला ही रहे थे, ठीक है. तो तमिलनाडु के अंदर जो उस वक्त मद्रास था, उसमें उन्होंने ट्राई किया हिंदी लैंग्वेजेस को इंट्रोड्यूस करना इन दी यूनिवर्सिटी, ठीक है. सो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स का इसका प्रोटेस्ट दिखा और इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट बढ़ गया कि ये चीज़ हटानी पड़ी एंड द होल थिंग टर्न अप टू नेवर इंग्लिश नेवर हिंदी, ऐसा करके एक स्लोगन कैंपेन भी चल चुका था. सो कहीं ना कहीं ट्राई किया था बट देन बहुत डिवास्टेटिंग रिजल्ट निकला, तो अपनी पॉपुलरिटी को रखने के लिए सी राजगोपालाचार्य ने फिर हिंदी को हटा भी दिया. इवन ही ट्राइड आफ्टर इंडिपेंडेंस टू, बट इट वॉज फेल, उन्हें अपनी सीट भी छोड़नी पड़ी थी, उन्हें अपनी सीएम का पद भी छोड़ना पड़ा था. नाउ बात करते हैं कि आज़ादी के बाद से असेंबली में ये डिस्कशन हुआ. वन वॉज द प्रोपोनेंट ग्रुप जो हिंदी की बात कर रहे थे, एक थे जो उनके अपोज थे. जो बात कर रहे थे और जो रेडी थे, उन दोनों के बीच में समझौता लाने के लिए ये आर्टिकल डाला गया था, ठीक है, कि इंग्लिश को अभी रखते हैं 15 साल तक, उसके बाद आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन बिन डन, राइट, बन जाए, इनेक्ट हो जाए, उसके 15 साल तक वी विल कंटिन्यू इंग्लिश एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है. या नेशनल लैंग्वेज की बात नहीं करी, ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर द मीन फॉर कम्युनिकेशन इन दी एडमिनिस्ट्रेशन, यूनियन एंड स्टेट के बीच में, विद इन द स्टेट्स के बीच में. अभी फॉर एग्जाम्पल सर्टेन स्टेट हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स है, सर्टेन स्टेट्स आर नॉट हिंदी स्पीकिंग स्टेट, तो उनमें कम्युनिकेशन हो तो दैट कैन बी डन इन दी इंग्लिश लैंग्वेज. वो चाहते अपना रीजनल लैंग्वेज रखना, तो वो साथ में एक इंग्लिश का लेटर ट्रांसलेशन उन्हें रखना पड़ेगा, ठीक है. सो कहीं ना कहीं ये बात चली थी और इस तरीके से पूरा मामला चल रहा था. नाउ व्हाट हैपेंड,
1963 दिस वाज द टाइम पीरियड जब ऑफिशियल लैंग्वेज का एक्ट होने जा रहा था, क्योंकि 1965 में 15 साल हो रहे थे, 1965 में 15 साल होने वाले थे, ठीक है। सो दैट मीन्स पार्लियामेंट एक्ट बनाएगी लैंग्वेज को लेके, ठीक है। सो कहीं ना कहीं उससे पहले 1959 में नेहरू जी ने एश्योरेंस दिया था साउथ के स्टेट्स को कि वी विल गोइंग टू कीप इंग्लिश, दो वी विल स्टार्ट यूजिंग हिंदी, पर हम इंग्लिश रखेंगे, हटा नहीं देंगे, ऐसा एश्योरेंस दिया था। बट इस एक्ट के अंदर कहीं ना कहीं ये रखा कि हिंदी ही हब रहेगी, ठीक है, और इसी में ही कन्वर्जेशन रहेगा। और इसी से ही यू विल सी कि उस वक्त जो तमिलनाडु के सीएम थे अन्नारुदी, ठीक है, उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया। इतना हैवी प्रोटेस्ट था कि बहुत ज़्यादा ही वॉयलेंट हो गया था, 60 पीपल डाइड एंड काफ़ी कुछ। तो आगे जाके सरकार को लगा, यूनियन को लगा कि ये तो नहीं चलेगा। सो इंदिरा गांधी की जब सरकार आई थी तो उन्होंने चेंज किया था रूल्स के अंदर और बोला था दैट हिंदी विल बी द लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज यूनियन के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, बट इंग्लिश भी सब्सिडरी रहेगी, ठीक है। सो यूनियन जब कम्युनिकेट कर रहा है तो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में जाएगा, ठीक है, ये बोला था। अभी जो स्टेट्स जो हिंदी स्पीकिंग है उनमें हिंदी रह सकता है, पर अगर वो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के साथ कर रहे हैं सो दे हैव टू गिव व्हाट ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश। तो ये तरीके से थोड़ा चेंजेस रखा था ना। 345 बोलता है कि जो स्टेट्स है वो कौन सी लैंग्वेज में ऑफिशियल पर्पसेस में काम करेंगे। तो उन्हें बोला है आप एक तो अपनी रीजनल लैंग्वेज रख सकते हो, ठीक है, एंड इंग्लिश तो रहेगा ही रहेगा, हिंदी। सो इस तरीके से 3 लैंग्वेज फॉर्मूला बनाने की कोशिश की थी। सो आपको देखेगा मेजरली कितने स्टेट्स हो गए जो 3 लैंग्वेजेस फॉलो करते हैं, ठीक है। 1 विल बी द हिंदी, 1 विल बी द रीजनल लैंग्वेज वहाँ की, एंड 1 विल बी द इंग्लिश। जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स है वो हिंदी तो फॉलो कर ही रहे, इंग्लिश भी कर रहे हैं, एक और कोई भी शेड्यूल 22 के अंदर से एक लैंग्वेज वो रख सकते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट हैपन साउथ के अंदर, जैसे तमिलनाडु, काफ़ी ऐसे स्टेट्स है जो सिर्फ 2 लैंग्वेज पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। सो ये जो रूल था ना उसमें क्लियर कट देखा था कि ये रूल एक्सेप्ट रहेगा फॉर तमिलनाडु, ठीक है, उनके साथ कम्युनिकेशन इंग्लिश में ही रहेगा, बाकी सबके साथ हिंदी में हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे एक्सेप्शंस रखे, और तब से आप देखोगे कि अभी भी इंडिया के अंदर 22 शेड्यूल में जो लैंग्वेजेस है, ठीक है, जिसकी जिक्र हुई है वो आपको मिलेगा 344 आर्टिकल के थ्रू और 351 आर्टिकल के थ्रू, जहाँ बोला जाता है कि कमीशन होगा जिसके मेंबर शेड्यूल लैंग्वेजेस के होंगे एंड दे विल ट्राई टू डेवलप हिंदी। यहाँ पे 351 में भी हिंदी डेवलपमेंट की बात हो रही है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं शेड्यूल लैंग्वेजेस की भी बात की है। इट इज़ नॉट डिफाइन कि क्या क्राइटेरिया से शेड्यूल लैंग्वेजेस 8 शेड्यूल में रखी जाती है, बट स्टार्टिंग में 14 लैंग्वेजेस 8 शेड्यूल के अंदर थी, ठीक है। आगे जाके आज प्रेजेंटली 22 लैंग्वेजेस 8 शेड्यूल में आ गई है। ठीक है, सो 22 लैंग्वेजेस अभी है। इट वाज दी 61st अमेंडमेंट एक्ट जब हिंदी को डाला गया था एज एन लैंग्वेज, ठीक है। देन 71st अमेंडमेंट के अंदर कोंकणी, मराठी एंड नेपाली इसे डाला गया था। एंड 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 तब डाला गया था बोडो, डोगरी, संथाली, ठीक है। सो 4 लैंग्वेजेस को उस वक्त डाला गया था, एंड अभी जाके टोटल 22 लैंग्वेजेस हुई है जो शेड्यूल लैंग्वेजेस है। आपने यूपीएससी के नोटिफिकेशन देखा होगा, उसमें लिखा होगा कि आप 22 लैंग्वेजेस में कोई भी लैंग्वेजेस में मेंस दे सकते हो, इवन इंटरव्यू भी दे सकते हो, ठीक है। सो ऑफिशियल लैंग्वेजेस बताई गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने नेशनल लैंग्वेज को छोड़ दिया था लोगों पे कि उन जितना लोगों को लगता है सहमति है तब जाके नेशनल लैंग्वेजेस की होगी, ठीक है। बट बात थी कि हिंदी का डेवलपमेंट होना चाहिए कि हर जगह
हिंदी में ऑफिशियल पर्पसेस में ज़्यादा यूज़ हो। सो ये पूरा सिनेरियो है। अभी आपने देखा होगा कि बॉलीवुड में जो बसड़ मची हुई है रिगार्डिंग इट, कहीं का ये कहना है कि जिस तरीके से साउथ मूवी एनहांस करके ऊपर आ रही है, जिस तरीके से इतनी करोड़ों के अंदर कमा रही है, तो कहीं ना कहीं उसी के चलते ये टसल है। ये बात सिर्फ लैंग्वेज की नहीं है, इट्स बात शायद प्रॉफिट उस सबके भी हो सकती है, बट कहीं ना कहीं इसलिए ये बसड़ मची हुई है। बट द थिंग इज, इफ द क्वेश्चन बिन आस्क्ड टू यू इन द प्रीलिम्स इटसेल्फ, 343 नहीं बोलता नेशनल लैंग्वेजेस के लिए, वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस के लिए बोलता है। इंडिया में अभी तक कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं, ऑफिशियल लैंग्वेज है विच इज़ हिंदी, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी, उसे डेवलप करना है, एक्सेप्ट टू द सर्टेन स्टेट्स जहाँ पे इंग्लिश यूज़ होगा, बाकी हिंदी रहेगा, ठीक है। सो इसे याद रखना। नाउ आगे बढ़ता है। सो यू विल अंडरस्टैंड कि पूरा का पूरा जो मामला चल रहा है इसी के बेसिस पे चल रहा है। इवन दो 2000 ये तो पहले की बात हुई, बाद में भी जाके they were tried to involve 3 languages formula, ठीक है। 2019 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, तभी भी 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात हुई थी, बट अगेन प्रोटेस्ट हुआ एंड काफ़ी कुछ हुआ एंड देन इसे फिजल आउट कर दिया गया था। सो यू कैन सी कि जब ये रिमार्क आया, देन द पीपल फ्रॉम द साउथ दिस स्टैंड कि भैया आप लैंग्वेजेस में नहीं आप एम्फेसाइज कर सकते हो, आप डाल नहीं सकते हो किसी के ऊपर, ठीक है। एंड इवन अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना में इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट नहीं होता जितना तमिलनाडु में होता है, ठीक है। इट वॉज अ टाइमिंग कि जब आज़ादी हुई थी उसके बाद उस्मानिया यूनिवर्सिटी फ्रॉम आंध्र प्रदेश, ठीक है, वहाँ पे हिंदी की बात कर दी थी कि हिंदी ही रहेगी लैंग्वेज। आफ्टर इंडिपेंडेंस उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दी थी। अगेन वहाँ स्टूडेंट्स के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया एंड काफ़ी हलचल हुई थी, ठीक है। इवन even 1985 के टाइम के बाद यू विल सी कि राजीव गांधी जी ने नवोदय विद्यालय की स्थापना की थी कि हर स्टेट में नवोदय विद्यालय, अब वो हिंदी में टीचिंग देने वाले थे। सो ये नवोदय विद्यालय आज भी तमिलनाडु में है नहीं, ठीक है। दिस कम्प्लीटली प्रोटेस्ट बहुत हुआ था, सो वो भी फिजल आउट हुआ था। सो कहीं ना कहीं लैंग्वेज इज़ वेरी टची इन आवर कंट्री। सो अगर हम बात करें तो कुछ ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जो सभी की मिश्रण हो, जो हमारे द फोर फादर्स जैसे गांधी जी थे उस टाइम के, जिन्होंने हिंदुस्तानी लैंग्वेज को प्रमोट किया था कि ये होनी चाहिए नेशनल लैंग्वेज। शायद हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, डिस्कशन करना पड़ेगा, बट दिस इज़ द होल थिंग। एंड कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्या रहेगी, ठीक है। और ये भी बोला गया है कि जो भी हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, प्रेसिडेंट एंड पीएम, उन सबको हिंदी लैंग्वेज को डेवलप करना है, प्रमोट करना है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें हैं, बट थिंग इज़ वेरी डाइवर्स इन इंडिया बिकॉज ऑफ मल्टी कल्चर सोसाइटी, ठीक है ना। सो यू कैन सी स्टॉप हिंदी इम्पोजिशन, ऐसे सारे प्रोटेस्ट आपको इवन कर्नाटका में देखने को मिले थे ना। जूट इंडस्ट्री की बात करते हैं। दिस इज जूट, जिसको इसका कलर देखो, इसलिए उसको गोल्डन फाइबर भी बोला जाता है। ये नेचुरल फाइबर से बनता है, कैसे बनता है क्या बनता है वो हम समझेंगे, बट स्टोरी समझो पहले। कम विद द स्टोरी फर्स्ट। जनरली आपने देखा होगा तो जूट सबसे ज़्यादा कहाँ प्रोड्यूस होता है, इट विल बी नियर दी गंगा डेल्टा, ठीक है। वेस्ट बंगाल इज द पोर्शन, पहले जो बंगाल था, ठीक है, ईस्ट और वेस्ट का जो विभाजन होने से पहले जो बंगाल था वहाँ पे सबसे ज़्यादा जूट प्रोडक्शन होता था। 1855 इज द टाइम पीरियड पहली जूट इंडस्ट्री खोली गई थी, ठीक है। पहली जूट इंडस्ट्री खोली गई थी वेस्ट बंगाल के अंदर। उस वक्त तो बंगाली बोलते थे, ठीक है। सो वहाँ से जूट की जर्नी हुई। अभी उसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है वो हम समझते हैं। हाल फिलहाल में इशू ये है दैट वेस्ट बंगाल के बारकपुर कॉन्स्टिट्यूशंसी के जो एमपी है उन्होंने रिक्वेस्ट की है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की, बिकॉज जो यूनियन की जो पॉलिसी है वो बहुत हार्मफुल है मिल इंडस्ट्री। अभी कैसे हार्मफुल है वो हम समझते हैं।
इट इज बीन सेड कि वहाँ पे वेस्ट बंगाल में जो मिल इंडस्ट्री है इट इज एट द वर्ज ऑफ शटिंग डाउन, ठीक है। बंद होने की कगार पे आ चुकी है। क्यों ऐसा? तो क्या होगा कि बंद होने की कगार में आ गई है, प्लस जो जूट इंडस्ट्री है उसमें डायरेक्टली कुछ 3 लाख लोग एम्प्लॉयड है, डायरेक्टली 3 लाख लोग एम्प्लॉयड है। एंड अगर हम टोटल बोले इनडायरेक्ट और डायरेक्ट तो 40 लाख फार्मर फैमिली जूट इंडस्ट्री के ऊपर रिलाई करती है, ठीक है। अगर ये मिल्स बंद हो जाएगी देन वो, एंड क्यों बंद हो रही है, क्या रीज़न है वो हम समझते हैं। द न्यूज़ इज़ लाइक दैट कि बोलने में आ रहा है दैट मिल जो खरीदती है उससे कम दाम में बेच रही है। यू विल बी लाइक ये कैसे हो गया, ये तो प्रॉफिट का बिजनेस ही नहीं है कि आप जिस दाम में खरीद रहे हो उससे कम दाम में बेचना, ऐसे कैसे और ऐसा क्यों कर रहे हैं। थिंग इज यहाँ पे सेंट्रल की कुछ पॉलिसी है, उन्होंने एक लिमिट रखी है कि आप 6,500 रुपये पर क्विंटल से ऊपर नहीं बेच सकते, ठीक है। यही रेट में आपको बेचना है, इससे कम में कर सकते हो, इससे ऊपर की रेट में आप बेच नहीं सकते हो, ये कहा गया है सेंट्रल के द्वारा, ठीक है। नाउ थिंग इज तो किस रेट में उन्हें पड़ता है। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि मिल ओनर खुद से नहीं खरीदते, वो फार्मर्स के जाके डायरेक्टली खरीदते नहीं है, वो मिडल मैन से खरीदते हैं, मिडल मैन से खरीदते हैं जो सर्विस चार्ज लेता है, और जो फाइनल प्रोडक्ट इन्हें पड़ती है मिल ओनर को 7,200 रुपीज़ पर क्विंटल, तो 7,200 रुपये पर क्विंटल में उनको फाइनली मिडल मैन से जूट पड़ता है, ठीक है। ग्रेड करा हुआ वो पूरा का पूरा बेल करा हुआ, बेलिंग करा हुआ, ग्रेडिंग करा हुआ जूट मिलता है, और उस बेल को फिर वो फाइनली करते हैं एंड फिर बाहर फाइनल प्रोडक्ट की तरीके से जूट बेचते हैं। बट दिस इज द प्राइस दे हैव टू सेल एंड दिस इज द प्राइस दे आर परचेजिंग फ्रॉम द मिडल मैन। तो ये तो नुकसान का बिजनेस है भैया, 700 रुपये लॉस, ठीक है। कहीं ना कहीं ये तो बहुत ज़्यादा नुकसान का बिजनेस है, ऐसे कैसे हो पाएगा, फिर किस तरीके से करेंगे। और ये ऐसा क्यों है, डायरेक्ट क्यों मिल ओनर फार्मर से नहीं खरीद रहे, क्यों मिडल मैन से खरीद रहे। द थिंग इज एक फार्मर कितना प्रोड्यूस करेगा, उसके पास इतनी ज़्यादा तो ज़मीन नहीं होगी कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करेगा, राइट। एंड उसी में भी देर आर डिफरेंट वेराइटीज़, अभी सब अलग अलग वेराइटीज़ के करते होंगे, तो सब क्या मिल ओनर डायरेक्ट जाके इतने सारे फार्मर्स के घर जाके खड़ा के लेगा कि भाई आपका क्या है, कितना है, ओके मुझे जितना चाहिए आप में कम है, ऐसे करके सबसे इकट्ठा करेगा, नो, ये कन्वीनियंट नहीं। तो वो क्या करेंगे, मिडल मैन को अप्रोच करेंगे, वो लोग जाके लेकर आएंगे और मिडल मैन से डायरेक्ट लेंगे। अभी फार्मर से मिडल मैन लेता है, फार्मर से मिडल मैन परचेज करता है 4,750 रुपये पर क्विंटल। यू सी ओवर हियर 4,750 रुपये पर क्विंटल में फार्मर से मिडल मैन लेता है, और मिडल मैन मिल ओनर को देता है 7,200 रुपये में। और सरकार के द्वारा मिल ओनर को क्या बोला है कि आप 6,500 रुपये में ही बेचोगे। तो ये कैसे चलेगा, इतना गैप कहाँ से लाएगी, तो नुकसान का बिजनेस है। और यही इशू है जिसके वजह से आज कितनी सारी मिल्स वर्ज है टू शट डाउन द बिजनेस। अगर वो हुआ तो लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स विल बी इम्पैक्टेड। सेकेंडली आफ्टर साइक्लोन एम्फान, ठीक है, 2020 में साइक्लोन आया था, उसके चलते काफ़ी कुछ नष्ट हुआ था, सॉइल्स भी डिस्ट्रॉय हुई थी एंड यील्ड उसके बाद बहुत कम हुई थी, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन में भी कमी आई है। सो दिस इज़ द होल थिंग जो इसलिए न्यूज़ में है जूट इंडस्ट्री। अब हमें समझना है जूट के बारे में। जूट क्या है, एक नेचुरल फाइबर है, ठीक है, इट्स अ नेचुरल फाइबर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो आपको प्लांट से मिल सकते हैं, एनिमल से मिल सकते हैं, मैमल से मिल सकते हैं, ठीक है। सो जूट काफ़ी चीप भी है और उसकी यील्ड भी अच्छी है, ठीक है, एंड इसको गोल्डन फाइबर भी बोला जाता है। आप जो क्या बोलते हैं गेहूँ मंगाते होगे तो वो जो बैग है, ठीक है, उससे पहले जूट बैग्स वहाँ पे यूज़ हुई जाती थी जो काफ़ी उसे इंटैक्ट भी रखती थी,
फिर जूट की आपने देखा होगा अब तो स्टाइलिश बैग्स भी आने लगे दैट यू कैन कैरी विथ योर सेल्फ, पाउचेस भी आते हैं. इट इज़ बीन यूज इन द डेकोरेटिव पर्पज टू, इवन इन द क्लोथिंग जूट को भी यूज़ करने लगे हैं. प्लस सुप्रीम कोर्ट ने बीच में बोला था कि जूट को जियो टेक्सटाइल में भी यूज़ करो. सो वेरेबल नॉन वेरेबल सब में जूट का यूज़ हो रहा है. ठीक है, जियो टेक्सटाइल मतलब कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन, उस सब जगह. सो कहीं ना कहीं बहुत सारा यूजेजेस है. सो एडवांटेजेस जूट के काफ़ी है, चीप है. ठीक है, बट प्लास्टिक ने कहीं ना कहीं जूट इंडस्ट्री को तोड़ दिया गया है. ठीक है, जब से सिंथेटिक फाइबर्स आने लग गए इसकी डिमांड चली गई. एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस जब बांग्लादेश अलग हो गया था, राइट, तो कहीं ना कहीं मेजर प्रोडक्शन ऑफ एरिया चला गया था बांग्लादेश के अंदर एंड मिल्स रह गई थी इंडिया में. नाउ फिर भी इंडिया में 60% ऑफ जूट इंडिया में ही प्रोड्यूस होता है. ठीक है, 60% ऑफ जूट इंडिया में ही प्रोड्यूस होता है. वर्ल्ड वाइड यू विल सी बांग्लादेश, इंडिया, चाइना जहाँ पे जूट बनता है. ठीक है, बांग्लादेश, इंडिया, चाइना जहाँ पे जूट प्रोड्यूस होता है. सो दिस इज द गोल्डन फाइबर विच वी आर टॉकिंग अबाउट. ठीक है, सो अगर हम बात करें तो जूट सेकेंड इन द वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर. कॉटन के बाद कोई टेक्सटाइल यूज होता है दैट इज द जूट. ठीक है, सो ये डायरेक्टली वेजिटेबल, एनिमल्स और मिनरल सोर्सेज से अवेल होते हैं. इसके कलर की वजह से इसको गोल्डन फाइबर नाम दिया गया है. सो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, कंजप्शन में भी यूज होता है, इसका खाना भी बनाया जाता है. ठीक है ना, बात करते हैं मेजरली. अगर आप देखो मैंने आपको बोला था 1855 कलकत्ता में सबसे पहली इंडस्ट्रीज बनी गई थी और उसी के बाद से उसको डेवलप करने के लिए नेशनल जूट बोर्ड बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर, जो प्रमोट करता है उसके प्रोडक्ट्स को और उसके डेवलपमेंट के लिए. ठीक है ना, जूट जो है नेचुरली वेजिटेबल फाइबर, ये इन पत्तों में से मिलता है, जनरली इनके प्लांट से. हैम, केनाप, फ्लेक्स, रेमी. ठीक है, ये सारे के सारे कैनबीस के वेरिएंट्स ऑफ प्लांट्स, कैनबीस स्पीसीज जो है प्लांट की. ठीक है, उसके वेरिएंट्स है. जनरली बोले तो हैम को कितनी बार इलीगल भी किया गया है बिकॉज ऑफ वीट, जो जिससे वीट बनता है उसी का ही ये वेरिएंट प्लांट है. ठीक है ना, लैंड कल्टीवेशन की बात करते हैं तो जूट को जो लैंड चाहिए वो चाहिए लूमी एलुवियल सॉइल, मतलब जिसमें ह्यूमिडिटी कंटेन अच्छा हो वैसा वाला सॉइल चाहिए, जो उनको डेल्टा, गैंगेटिक डेल्टा में सबसे ज़्यादा मिलता है. ठीक है, देन सॉइल का पीएच लेवल 6 to 7.5 इज दी आइडियल. ठीक है, क्लाइमेट की अगर बात करूँ तो ह्यूमिडिटी 40 to 90% जितनी होनी चाहिए. टेम्परेचर शुड बी 70% से लेके 40 के बीच में हो सकता है. रेनफॉल इतना चाहिए फॉर द जूट. अगर नहीं होता इतना, लाइक 400 सेंटीमीटर से जितना नहीं मिलता है तो हमें उसके ऊपर इवन इरिगेशन भी ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है. बात करते हैं जूट को हार्वेस्ट करने में कुछ 120 दिन जितने लग जाते हैं. उसको हार्वेस्ट के बाद उसको बंडल करके रखते हैं कि उसके जो लीव्स है वो शेड हो जाए, तो उसमें भी कुछ 2-3 दिन लग जाते हैं. उसी के बाद उन सारे बंडल को पानी में डाल दिया जाता है जिससे उसके अंदर से सब बैक्टीरिया कल्टीवेट करके बाहर की चीज़ ले ले और अलग अलग एक एक फाइबर निकल के बाहर आए. ठीक है, तो इस तरीके से इसकी प्रोसेस है. पूरे के पूरे वो पानी के ऊपर वो आपको दिखेंगे. देन रेटिंग क्या है, बेसिकली मैंने आपको बताया कि बाहर का जो स्टिकी एरियाज है वो लूजअप होगा और धीरे धीरे करके फाइबर सेपरेट होंगे. ये 8 से 10 दिन लगता है, उस प्रोसेस को रेटिंग बोला जाता है. उसके बाद उसको ग्रेडिंग करते हैं. जनरली आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम, जो 80% टोटल प्रोडक्शन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है. ये आप देख रहे हो. सो वेस्ट बंगाल, आसाम एंड बिहार सबसे ज़्यादा, उड़ीसा भी है, आंध्र प्रदेश भी है एंड यूपी भी है. ये सभी एरिया में आपको जूट एंड मेस्टा के दोनों के वेरिएशंस दिखेंगे ग्रो होते हुए. पर रिमेंबर वेस्ट बंगाल, आसाम, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम, इस तरीके से याद रखना. यहाँ से यहाँ घूमने निकलो. नाउ एडवांटेजेस की बात करें तो चीप है एज आई से, प्लस एंटी स्टैटिक प्रॉपर्टी. आप कोई मटेरियल, सिल्क फॉर एग्जांपल, सडनली आपको लगता है करंट आ रहा है, राइट, सो ये एंटी स्टैटिक प्रॉपर्टी है. नॉट लो थर्मल कंडक्टिविटी, 100% बायोडिग्रेडेबल है और ये यूज हो सकता है काफ़ी सारे सेक्टर्स के अंदर.
ठीक है, और इसको मिक्स भी कर सकते हैं सिंथेटिक या बाकी के कोई फाइबर के साथ। डिसएडवांटेज, अगर भिगा दिया तो ये अपना स्ट्रेंथ लूज अप कर देता है, ठीक है। एंड क्रीज काफ़ी है जूट के अंदर, क्रीज रेजिस्टेंस इज लो, क्रिएट शेड इफेक्ट एंड बिकम येलोइश इफ सनलाइट इज यूज, ठीक है, तो उसका कलर चेंज हो जाता है। ना बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ जूट इंडस्ट्री, काफ़ी इम्पोर्टेंस है, साड़ीज़ हो, वाइड रेंज ऑफ फर्नीचर हो, बहुत सारी जगह पे इस्तेमाल हो सकता है। एंड हाल फिलहाल सरकार के द्वारा इट इज़ बीन सेड कि 100% जो बैग्स वीट के लिए होते हैं ना वो जूट के बैग्स हो, ठीक है, 100% ऑफ द कंपल्सेशन डाल दिया गया है कि इधर से ही आप जूट के ही बैग्स के अंदर बोरिया भरोगे। सो दिस इज इट, जूट इंडस्ट्रीज मेजरली गवर्नमेंट के द्वारा ये स्कीम्स प्रमोट की गई है जूट को डेवलपमेंट के लिए। सो एक तो डेडिकेटली मिनिस्ट्री है, ठीक है, जो देख रही है, उसकी थ्रू जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है जो एमएसपी के अंदर फिक्स करता है कि कितना जूट का होना चाहिए टू सेफगार्ड दी फार्मर्स। देन देयर इज अ डेडिकेटली स्कीम, इंसेंटिव स्कीम फॉर एक्विजिशन ऑफ प्लांट्स एंड मशीनरी, जूट मिल्स को डेवलप करने के लिए ये स्कीम बनाई गई है। फिर 2015 के अंदर एक और स्कीम बनाई थी जूट आई केयर, मतलब इम्प्रूव करना है कल्टीवेशन एंड एडवांस रेटिंग एक्सरसाइज, जो प्रोसेस है कल्टीवेट करनी फार्मर्स के लिए, ये स्कीम बनाई गई थी। नेशनल जूट बोर्ड है जो मार्केट करता है इस चीज़ों को। सो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जूट का डेवलपमेंट की सरकार भी चाहती है, बट बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी अभी वेस्ट बंगाल में ये एक इशू है। द क्वेश्चन फॉर यू गाइज, 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू, आंसर दिया गया है, इसी में ही है आंसर, आपको ढूंढ के बताना है कि आंसर क्या है। ये अगेन आई एम सेइंग, मैंने लास्ट टाइम ही बोला था कि एग्जाम्स आ रही है तो आई एम गोइंग टू आस्क यू द स्टैटिक क्वेश्चन से कैसे करंट के क्वेश्चन से स्टैटिक क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं कि करंट में कोई इशू है उससे स्टैटिक के क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, ठीक है। सो 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू, देखिए एंड आंसर दीजिए फिर। आपने देखा होगा दिल्ली हाल फिलहाल काफ़ी चर्चित है, ठीक है। एक तो पहले 2021 में 69 अमेंडमेंट के अंदर नया अमेंडमेंट आया था 69 एक्ट के अंदर, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट के अंदर। एंड उसी के बाद यू विल बी सेइंग कि अभी इवन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का भी बिल आया। तो कहीं ना कहीं द क्वेश्चन इज रिगार्डिंग दिल्ली, दिल्ली का फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट इज गिवन इन द 69 अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया था 69 टाइम, तब दिल्ली को एक सरकार दी गई थी, ठीक है। सो आंसर इज ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन has mandated a federal balance where independence of a certain required degree is assured to the state government. A balanced federal structure mandates that state enjoy freedom without any unsolicited interference from the central government with respect to matters which exclusively fall within the state domain. करेक्ट आंसर आपको बताना है, ठीक है। देखो फेडरलिज्म की बात चल रही है और ये क्या बोल रहे हैं, दोनों ही आंसर सही है, ठीक है। सो आंसर इज सी। कैसे?
कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि फेडरल बैलेंस रहेगा वेयर इंडिपेंडेंस ऑफ सर्टेन डिग्री इज एश्योर्ड टू स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट लिस्ट दी गई है, बताया गया है कि ऐसी 5 कंडीशन होगी तभी जाके यूनियन उसमें इंटरफेयर करेगा, वरना नहीं करेगा. ये कॉन्स्टिट्यूशनली बोला गया है. सेकेंड थिंग इज बीन गिवन क्लियरली बाय सुप्रीम कोर्ट वंस जजमेंट, जहाँ पे बोला गया था कि बैलेंस होना चाहिए, जहाँ पे स्टेट इंजॉय कर सकता है फ्रीडम विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेरेंस विद रिस्पेक्ट टू द मैटर्स जो डोमिनेंटली स्टेट के अंदर हो. ठीक है, बैलेंस होना चाहिए. सो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. यू कैन सी ओवर हियर स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन की एक हुई थी, जिसमें यूनियन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये स्टेटमेंट्स बोला गया था. नाउ प्रेसिडेंट हैज नो रोल टू प्ले इन पैरावेलन प्ली, सुप्रीम कोर्ट. सो यू कैन सी जस्टिस नागेश्वर राव, उन्होंने क्लियर कट इस बार सरकार को बोला है. The question whether the government was right in referring the state cabinet wish to the president instead of exercising his duty has to be decided by the court, not by the president. उन्होंने क्लियर कट ये बोल दिया कि प्रेसिडेंट नहीं है जो ये देखते हैं कि कानून कैसे वर्क करना चाहिए. इट इज़ आर ड्यूटी, हम देखेंगे, नॉट द प्रेसिडेंट. क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस बार बोल दिया गया. अभी क्या है पूरा मामला ये समझो. सी I'll show you one photo first. ये आप फोटो देख रहे हो, ठीक है. ये राजीव गांधी जी है, द वुमेन विथ रेड सम फ्लावर्स ऑन हर हेड, रेड एंड ग्रीन साड़ी. ये जस्ट एग्जैक्टली इसी के 1 मिनट के बाद राजीव गांधी नहीं रहे. ये फोटो के बाद एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, इसके पास बॉम्ब था, पैर छुई एंड देन ब्लास्ट. ठीक है, यही वो लड़की है धनु. ठीक है, धनु ने ये किया था, एक ह्यूमन बॉम्बर थी. एंड आफ्टर दैट वी हैव सीन कि वहाँ पे आसपास जितने 10-15 जने थे ऑल वर डेड. नाउ व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, अब हम वो समझते हैं. नाउ आपने सुना होगा दैट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राजीव गांधी गवर्नमेंट, राजीव गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे श्रीलंका तमिल इशू था. ठीक है, उस इशू में राजीव जी के तरफ से बोला गया था दैट वी विल हेल्प देम टू मीडिएट. हम करते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं, हम हमारी एक पीस कीपिंग फोर्स भेजते हैं और आपके वहाँ जो सिविल वॉर चल रहा है उसको बंद करवाते हैं. इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम जो तमिलनाडु के जो LTT की है उनके लीडर से बात कर लेंगे एंड विल ट्राई टू स्टॉप और सब शांति से वापस आ जाएगा. ठीक है, अब ये हमने इनके तरफ का भी स्टैंड हमने बोल दिया था, इन्हें समझाया, दे वर रेडी फॉर अ टाइम. फिर वापस से ये लोग अटैक करने लग गए और ये तो फिर हमारे ही पीस कीपिंग फोर्स के ऊपर अटैक रखने गए. सो टू प्रोटेक्ट आवर सोल्जर उन्होंने रिटर्न में रिटेलिएट भी किया. एंड देन आफ्टर उसके बाद हमारे कितने सोल्जर्स मरे भी थे. फिर पीस कीपिंग फोर्स को वापस से राजीव गांधी जी ने बुला दिया गया, बोला कि आपका मामला है, अब आप देख लो, वी वांट इंटरफेयर. ठीक है, सो कहीं ना कहीं उसी के चलते बोला भी ये जाता है कि इट इज़ इंडियाज़ वियतनाम. ठीक है, इंडियाज़ वियतनाम वाला ये सीन था. जैसे अमेरिका ने वियतनाम में 1960s के बाद काफ़ी तक वॉर करा गया था एंड मतलब सब संभालने की कोशिश की थी, पर इट वॉज अ वेरी बिजार डिजास्टर या फेलियर था. सेम वे हमारे साथ भी वही हुआ था कि किसी और के मामले में हम पछड़ने गए पर हमारा ही नुकसान हुआ. हम कुछ करवाने गए थे बट वो हुई नहीं और इसलिए उसको इंडिया वियतनाम भी बोला जाता है. नाउ व्हाट हैपेंड, ये जो LTT है, ठीक है, ये थोड़े विंग्स तमिलनाडु में भी एक्टिवेट है. कहीं ना कहीं थोड़े जो बोलते हैं ना ब्रेन वॉश कर दिया हो उस तरीके से. सो इट वाज अ प्लान कि राजीव गांधी जी इलेक्शन के टाइम पे वहाँ जाने वाले थे और यही प्लान था कि टारगेट करना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो पूरा मुद्दा हुआ था उसी के बेसिस पे. नाउ सो नलिनी, देन रेडिविया, मुर्गन था और एक और था शुगन, ऐसा करके कोई नाम था. ठीक है, 4 जने थे जिनके ऊपर डेथ सेंटेंस का वर्डिक्ट आ गया था. ठीक है, डेथ सेंटेंस का उसके बाद वर्डिक्ट आ गया था. इट वाज इन 1999 जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा
जो कोर्ट्स थी, ठीक है, उनके द्वारा नलिनी को, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोल सकते, बेसिकली तमिलनाडु के गवर्नर के द्वारा दिया गया था, क्योंकि कैबिनेट ने भी बोल दिया था एंड खुद सोनिया गांधी जी, ठीक है, जो राजीव गांधी की वाइफ थे, उन्होंने भी बोला था कि ठीक है शी इज़ अ लेडी, तो उन्हें डेथ सेंटेंस नहीं, हम उसको कम्यूट कर देते हैं, ठीक है, तो उन्हें इतना ज़्यादा नहीं दिया था, उनको इम्प्रिजनमेंट में डाल दिया था, फिर उनकी मर्सी प्ली दे दी थी, तो ठीक है, फिर बात वहाँ ख़त्म हो गई ना। जो बाकी के 3 थे उनके ऊपर डेथ सेंटेंस थी। विद द टाइम बेंच जाके ऑलमोस्ट अराउंड काफ़ी प्ली हुई थी, सब कुछ हुआ था, देन सुप्रीम कोर्ट ने उनको मर्सी प्ली के थ्रू उन लोगों को कर दिया था कम्यूट टू दी लाइफ इम्प्रिजमेंट। अभी मांझा क्या हुआ, जी पेरियार है ना, वो बेसिकली उनके जब इस तरीके से उनका लाइफ इम्प्रिजमेंट में डाल दिया था, उसके बाद जो सीबीआई के ऑफिसर थे, ठीक है, थलाईवी करके एक थे, थलाईवी रंज करके, जो सीबीआई के ऑफिसर थे, उनकी एक डॉक्यूमेंट्री 2013 की डॉक्यूमेंट्री में वो बताते हैं कि जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया है ना, वो पूरा एडिट नहीं हुआ, ठीक है। एक्चुअली ही वॉज नॉट अवेयर कि ये बैटरीज किस चीज़ के लिए होने वाली, उन्होंने बैटरी खरीदी, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया और इन लोगों को टाडा एक्ट के अंदर डाल दिया था, ठीक है। अभी टाडा ऐसा एक्ट है कि वो सीधा डेथ सेंटेंस के थ्रू उसमें सब कुछ कर दिया था, उस टाइम का ये ऐसा एक्ट था, बट ठीक है, इसको ओवरटर्न भी बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया था, बट थिंग इज इस डॉक्यूमेंट्री में पता चलता है कि ऐसा नहीं है, एंड देन बाद में सुप्रीम कोर्ट में गया था, सब कुछ हुआ था, इट वाज बोला गया था कि ओके ठीक है, कहीं ना कहीं ये इतने भी गिल्टी नहीं है, उन्होंने बैटरी ली थी, बट ही वॉज नॉट अवेयर कि ये बैटरी किस पर्पस के लिए होने वाली है, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, हमारे लॉ कोर्ट सिस्टम के अंदर ये होता है कि इवन कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया गया है कि अगर जो एक्यूज्ड है, ठीक है, उनका खुद का स्टेटमेंट आप एविडेंस की तरीके से यूज़ नहीं कर सकते, बट टाडा एक्ट के अंदर दिया गया है, टाडा एक्ट के अंदर क्लियर कट दिया गया है कि जो एक्यूज है उसका आप स्टेटमेंट जो उसने अगर गुना एक्सेप्ट भी कर दिया हो एज एन एविडेंस यूज़ कर सकते हो, तो इन्हीं का स्टेटमेंट एज एन एविडेंस यूज़ किया था, इन फाइनली कन्विक्ट हुए थे, फिर जाके उनको लाइफ इम्प्रिजन में चेंज कर दिया था। अब व्हाट हैपन, इन्होंने आफ्टर ऑल दिस थिंग अर्जी दी मर्सी प्ली की कि मैं निर्दोष हूँ, ठीक है, आपने देख लिया होगा मैंने कुछ नहीं किया है, मैं ऑलरेडी 19 साल का था जब मुझे जेल हुई, मेरे 30 साल ऊपर हो चुके हैं, मैं जेल में हूँ, और उन्होंने काफ़ी सर्टिफिकेट्स भी मिले, गोल्ड रैंकर थे, काफ़ी प्रिजन के अंदर पढ़ाई भी की, तो प्रिजन की तरफ से भी गुड रिमार्क आया है, और ये मर्सी प्ली दी गई थी गवर्नर को 2015 से, चेयर बदल दी थी पर कुछ इसका आया नहीं। देन 2018 में तमिलनाडु की कैबिनेट के द्वारा ये विश रखी गई थी गवर्नर को कि आप इनको और बाकी के जो है उन लोगों को मर्सी प्ली दे दो। नाउ व्हाट हैपेंड, गवर्नर ने इसमें टाइम लिया, कुछ जवाब दिया नहीं। नाउ यू शुड रिमेंबर आर्टिकल 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्डनिंग पावर, रिस्पाइट, रिप्राइट, कम्यूट, सस्पेंड, ये सभी का पावर गवर्नर के पास भी है, ठीक है, तो उसी के बेस पे मर्सी प्ली दी गई थी। अब इन्होंने कैबिनेट ने इनको बोला गवर्नर को कि आप दे दो, बट गवर्नर ने टाइम लिया, कुछ जी दिया नहीं। 2020 के अंदर 2020 के अंदर मद्रास हाईकोर्ट के तरफ से गवर्नर को थड़कार दिया कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हो, टाइम फ्रेम नहीं दिया है पर आपको उस पोस्ट की मर्यादा होनी चाहिए, सो ये जो प्ली करी गई, अभी तक आपने इस पर एक्ट नहीं किया, इट इज टाइम फॉर यू टू एक्ट, ठीक है, सो कहीं ना कहीं किया, और उसी के बाद पता चला कि गवर्नर ने ये मर्सी प्ली को रिफर कर दिया एज एन मैटर टू प्रेसिडेंट। यू वुड हैव रिमेंबर कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि मनी बिल या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल के ऐसे टर्म्स हो जिसमें गवर्नर रिफर कर सकते हैं प्रेसिडेंट को ये मैटर, बट आर्टिकल 161 क्या बोलता है, और प्रीवियसली बहुत सारे केसेस है, ठीक है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया है कि आर्टिकल 161 क्लियरली बोलता है दैट गवर्नर जो अपना पार्डनिंग पावर यूज कर रहे हैं, इट इज इन द एड एंड एडवाइस, इट इज इन एड एंड एडवाइस ऑफ
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। अगर आपको लगता है तो आप वापस से उन्हें रिटर्न कर सकते हो, फिर वो जो बोले वो फाइनल रहेगा, आप फिर कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये प्ली आप नहीं डाल सकते हो, ये मैटर आप प्रेसिडेंट को रेफर नहीं कर सकते हो, ये आपका काम है, ये आपको दिया गया। अब यही चीज़ इन्होंने की, ये चीज़ गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपने ये कैसे किया। अभी सेंट्रल ने बोला कि आप कुछ डिसीजन मत लो, ठीक है, प्रेसिडेंट के पास मैटर आ गया है, वो अगर उन्हें लगता है तो वो रिटर्न दे देंगे और उन्हें लगता है तो वो डिसीजन भी दे देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने खटकारा अटॉर्नी जनरल को, जो रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, कि लिसन, द क्वेश्चन ओवर हियर इज नॉट व्हाट प्रेसिडेंट विल डिसाइड, द क्वेश्चन ओवर हियर इज आर्टिकल 161 कि इस दायरे के अंदर इट इज द वर्क, इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नर टू गिव। उन्होंने अभी तक दिया नहीं और उन्होंने ये मैटर प्रेसिडेंट को दिया जो उनके हस्तक्षेप के अंदर नहीं है, ये उनका मैटर है, तो उन्हें ही करना चाहिए। इट इज बाइंडिंग फॉर देम टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिन्होंने 2018 में दिया, उन्होंने किया नहीं है। सो क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट का प्रेसिडेंट का है ही नहीं, प्लस प्रेसिडेंट हमें नहीं बताएगा कि क्या करना है, ठीक है, लॉ कैसे वर्क करना है। इट इज आर ड्यूटी, सुप्रीम कोर्ट हैज क्लियरली सेड इट इज आर ड्यूटी कि हम बताएंगे, हमारा ध्यान है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे वर्क करना चाहिए, और हमारे सामने अगर कॉन्स्टिट्यूशन के जो रूल्स है, जो लॉज है, वही इस तरीके से फ्रिंज हो रहे हो तो हम बैठे बैठे नहीं दे सकते, ठीक है। तो उन्होंने बोला हम तो मर्सी प्ली को कन्वर्ट दे ही देने वाले हैं, अब हम राह नहीं देखने वाले हैं, बट क्वेश्चन इज अबाउट हियर नॉट व्हाट प्रेसिडेंट इज गोइंग टू डू। क्लियर कट ये बोल दिया गया है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। नाउ द थिंग इज, सुप्रीम कोर्ट के पहले एक जजमेंट में आया था कि जिन लोगों ने 14 साल से ज़्यादा की सज़ा ले ली हो एंड अच्छा गुड कैरेक्टर सब कुछ हो रहा हो, तो उन्हें फिर वापस से चांस दे सकते हैं वापस से सोसाइटी में इम्बल्ज होने का, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग अंदर सुप्रीम कोर्ट इज स्टैंडिंग कि ये जो प्ली दी गई है, उनका कैरेक्टर सब कुछ अच्छा है, प्लस द प्रूफ केम कि ही वॉज इनोसेंट, उन्हें नहीं पता था ये, ठीक है। सो कहीं ना कहीं इसी के ऊपर पूरा का पूरा मान रहा है और इसलिए ये न्यूज़ में था। तो आगे देखना क्या होता है। See, that is the good thing when Supreme Court stand and guard the Constitution like this, कि वो एक्चुअल में एक बार सुप्रीम कोर्ट का बोला है कि जो आप सीधी तरीके से नहीं कर सकते हो वो आप कभी उल्टे तरीके से भी नहीं कर सकते। सो ये है पेरिया जिनके ऊपर पूरा का पूरा मांझा है, और उन्होंने रिक्वेस्ट भी दी थी पेरिया वलन ने कि मुझे मर्सी प्ली दे दे, एजी पेरिया वलन, ठीक है, पर अभी तक हुआ नहीं है। एंड दैट्स द रीज़न अभी जो जजमेंट तो नहीं बोल सकते, सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को अच्छे से पकड़ाया है। सो ये पूरा का पूरा इशू था। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। द क्वेश्चन इज, हमें ये पढ़ना है गवर्नर एंड प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन दी पार्ट 5 आर्टिकल 72 बोलता है कि प्रेसिडेंट पार्डन कर सकता है, ठीक है। प्रेसिडेंट हैज द पावर टू ग्रांट पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, रेमिशन ऑफ पनिशमेंट, to suspend, remit or commute the sentences of any person convicted of any offence as a sentence of death, ठीक है। याद रखना डेथ सेंटेंस का इवन गवर्नर भी पार्डन नहीं दे सकता, डेथ सेंटेंस का पार्डन सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ही दे सकते हैं, ठीक है। पार्डन देना है नाउ I'll clear you some things over here. 72 पावर देता है पार्डनिंग का टू प्रेसिडेंट, ठीक है। जहां पे अगर कोई मिलिट्री कोर्ट से भी कुछ आया हो तो उसका मर्सी प्ली प्रेसिडेंट पे जा सकती है, वो पार्डन भी कर सकते, रिस्पाइट, रिमाइट, सस्पेंड, कम्यूट कुछ भी कर सकते, ठीक है। यूनियन के कोई कानून है उसमें हो तो भी ये, एंड डेथ सेंटेंस को पार्डन देना हो तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है, नॉट इवन बाय गवर्नर। भाई आर्टिकल 161 क्या बोलता है, पार्डन करना, ठीक है, देन रिस्पाइट, रिमाइट टू दी ऑफेंसेस, ठीक है। जो डेथ सेंटेंस है ना उसको वो सस्पेंड कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं, बट पार्डन नहीं कर सकते। नाउ समझते हैं व्हाट आर द अदर वर्ड। कम्यूट का मतलब क्या है, कम्यूट का मतलब है स्टे लिया ना। अगर बोला है आपको डेथ सेंटेंस मिलने वाली है
तो प्रेसिडेंट या गवर्नर दोनों इस डेथ सेंटेंस के ऊपर स्टे ला सकता है। तो ये एक टाइम देता है जो पर्सन है उसको कि इसी टाइम के अंदर या तो आप प्रेसिडेंट से पार्डन ले लो, ठीक है, या तो फिर आप रेमिशन ले लो, ठीक है, रेमिशन ले लो। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। कम्यूट का मतलब आई होप आप लोगों को क्लियर हो। रेमिशन का मतलब क्या है? सपोज आपको 3 साल की सजा होने वाली है जेल की, उसकी जगह आपने प्ली करी और 1 साल कर दिया, उसे बोलते हैं रेमिशन, ठीक है। कैरेक्टर जो है सजा का वो बदलेगा नहीं, बस टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा। फिर वी विल सी, you will see over the words over here. बात करते हैं रिस्पाइट की, ठीक है। रिस्पाइट का मतलब क्या है? रिस्पाइट क्या बोल रहा है कि सपोज कोई ऐसा व्यक्ति हो जो फिजिकली नहीं प्रॉपर हो या प्रेग्नेंट हो, उन लोगों को हम इसकी सजा नहीं दे सकते। वो चीज को रखते, वो फैक्ट को रख के हम लाइटर सजा दे रहे हो, उसे बोलते हैं रिस्पाइट। रिप्राइव क्या है? रिप्राइव का मतलब क्या होता है कि क्लियर कट यहाँ पे बोल रहा है कि जो जजमेंट्स जो आ रहे थे, ठीक है, सजा देने को, उसको रिड्यूस अप कर देना, ठीक है, या तो मौका मिले तो हटा देना, उसे रिप्राइव किया जाता है कि यू विल गेट अ चांस। तो ये तरीके से पूरा का पूरा आर्टिकल 161 पार्डन, रिस्पाइट, रेमिशन, रिप्राइव एंड कम्यूट, तो इस तरीके से लाइटर एलिमेंट्स आपकी सजा के हो सकते हैं विद द प्ली, बट पार्डनिंग ऑफ द डेथ सेंटेंस सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है। So you can see over here that difference between pardoning power of a governor and the president. Now pardoning power of a president, he can pardon a sentence convicted by court martial military court से, गवर्नर नहीं कर सकता, उनके दायरे में नहीं है। डेथ सेंटेंस को भी पार्डन करना, ठीक है, या तो पूरा का पूरा, पार्डन का मतलब क्या होता है कि उसने जो गुनाह किया है सब कुछ माफ कर देना, कुछ भी नहीं, एकदम उसको गिल्टी फ्री कर देना, उसे बोलते हैं पार्डन, ठीक है, जिसको डेथ सेंटेंस मिला हो, ठीक है। His pardoning power are granted for the case where the conviction has been committed in the union law. अगर यहाँ की बात करते हैं, सो गवर्नर पार्डन नहीं कर सकते डेथ सेंटेंस को, बट रिमेंबर वो क्या कर सकते हैं, वो कम्यूट कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, रेमिट कर सकते हैं, बट ही कांट पार्डन इट। His pardoning power is for the state law, ठीक है, सो ये डिफरेंस है। Now how the question comes in the means, explain the pardoning power exercised by Indian president and compare this power with the governor and with the global view on president pardoning, ठीक है, ग्लोबली कैसे प्रेसिडेंट की पार्डनिंग हो रही है कि नहीं कहीं पे, एंड इंडिया के कंपेयर करने को बोला है। सपोर्ट योर आंसर विथ रिलेवेंट जजमेंट्स, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, ठीक है। सो यहाँ पे आई हैव रिटन फ्यू जजमेंट्स ओवर हियर, मारूराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, धनंजय चैटर्जी, जहाँ पे क्लियर कट बताया गया है कि प्रेसिडेंट हैज टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर while deciding the mercy plea. Now project elephant again, ये प्रोजेक्ट 1992 के अंदर शुरू हुआ था। एलिफेंट की जो संख्या थी और उनके जो हैबिटेट्स थे उसके वजह से एलिफेंट डिक्लाइनिंग स्टेज पे आ रहे थे, तो उन्हें ही प्रिजर्व करने के लिए डेडिकेटेड प्रोजेक्ट इंडिया के द्वारा शुरू किया था विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वाइल्ड लाइफ फंड जो है, ठीक है, तो उन दोनों के द्वारा ये प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था। हाल फिलहाल एक 16 कमेटी बैठी जहाँ पे बताया गया कि कहीं ना कहीं ह्यूमन एंड एलिफेंट के कॉन्फ्लिक्ट्स के वजह से, ह्यूमन एंड एलिफेंट के कॉन्फ्लिक्ट्स के वजह से कहीं ना कहीं एक्सीडेंट्स रेट बढ़ रहे हैं, किलिंग्स हो रही है एलिफेंट की, इवन इन ह्यूमन, तो उससे कम करने के लिए कंप्लीट मैनुअल बताया गया है। ये मैनुअल को अवेयर करना है फॉरेस्ट स्टाफर्स को, इवन आसपास को, कि हम इस मैनुअल के थ्रू हमें वर्क करना है कि इमरजेंसी ड्यूरिंग द सिचुएशन और इन नॉर्मल में हम किस तरीके से ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस अप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये GS3 का है आर्टिकल, वी विल सी क्या दिया गया है इसके अंदर। सो दिस इज वर्ल्ड एलिफेंट डे बीन सेलिब्रेटेड 12 अगस्त। डिटेल बात करते हैं तो वर्ल्ड लाइफ
वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इन दोनों ने मिनिस्ट्री के साथ मिल के एक मैनुअल को कोलैबोरेट किया है जहाँ पे डिटेल दिया गया है बेस्ट टेक्निक के कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन में कैसे कर सकते हैं, नॉर्मली कैसे कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज गिवन इन डिटेल ओवर दैट मैनुअल, जिससे अवेयरनेस करवाना है, ठीक है। हाल फिलहाल हम अगर बात करें तो इंडिया में 27,000 एशियन एलिफेंट है। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होती है एंशिएंट तो हमने देखा होता कि 60, 70, 80, 1 लाख जितने हाथी कितने की सेना के अंदर होते थे। आज के टाइम में अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ 27,000 हाथी बचे हैं इंडिया में, ठीक है। सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द स्पीसीज है हाथी, ठीक है ना। बात करते एलिफेंट का भी सेंसस हुआ था 2017 में। उस सेंसस के अकॉर्डिंग हमें पता चला कर्नाटका में सबसे ज़्यादा है। लास्ट 2 इयर्स पहले एलिफेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था जहाँ पे केरला लिखा गया था। कर्नाटका इज द हाईएस्ट, उसके बाद आ जाता है हमारा फॉलोड बाय आसाम एंड केरला। सो कर्नाटका में कुछ 6,000 जितने हाथियाँ है, उसके बाद आसाम में है एंड देन केरला। तो ये सीक्वेंस याद रखना, सेंसस निकाला जाता है हाथियों का यस, एंड इंडिया में इतने ही हाथी है। एशियन हाथियों की बात कर रही हूँ, ठीक है, इतने हैं ना। एशियन हाथी आप देख रहे हो फोटो में, जिसे हम गजानन भी बोलते हैं, ठीक है, गजू ना। एशियन हाथी बेसिकली अगर हम अफ्रीकन हाथी से बात करें तो थोड़े हाइट में छोटे होते हैं। एशियन एक हाथी के अंदर 3 टाइप के वेरिएशन होते हैं, एक तो इंडियन, सुमात्रा एंड श्रीलंका। ओनली इंडियन हाथी इज बिन राइट नाउ इन दी लार्जेस्ट टेरिटरी। अभी अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर पूरे एशियन हाथीज में सबसे ज़्यादा इंडियन स्पीसीज है, बाकी ऑलमोस्ट बहुत कम हो चुकी है, ठीक है। अभी किस तरीके से ये कम्युनिटी के अंदर वर्क करते हैं वो हमें समझना है, हाउ दे वर्क इन दी कम्युनिटी। इसी के क्वेश्चंस आपके एनवायरनमेंट के बेसिस पे आते हैं। इंडिविजुअल वे में ये स्पीसीज कैसे काम करता है, कम्युनिटी के अंदर कैसे काम करता है। तो यहाँ पे एल्डर एंड सबसे बड़ी लार्जेस्ट फीमेल एलिफेंट पूरे ग्रुप को हैंड करती है और लेके चलती है। सो याद रखना हाथियों के अंदर मैट्रियार्कल सिस्टम है एंड फीमेल ग्रुप को लेके चलता है, उसके अंदर उनकी बेटियाँ ही होगी और उनके बच्चे जो छोटे होंगे। बड़े हो जाते लड़के तो वो अलग से रोम करते हैं, मस्तीखोर होते सो दे विल रोम डिफरेंटली। सिंसियर हाथियाँ फॉलो करती है एंड दे आर मैट्रियार्कल सोसाइटी। इस तरीके से याद रखना। जेस्टेशन पीरियड जनरली अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो 9 महीने माँ प्रेग्नेंट होती है, राइट। 9 महीने फिटस पेट में होता है। हाथियों की बात करें तो 22 मंथ्स इज द जेस्टेशन पीरियड फॉर देम, ठीक है। 22 महीना सबसे लॉन्गेस्ट जेस्टेशन पीरियड कोई भी मैमल का है तो वो हाथी का, ठीक है। आईयूसीएन स्टेटस की बात करें एंडेंजर है, अपेंडिक्स 1 में साइट्स के, शेड्यूल 1 के अंदर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर है। सो एंडेंजर है एशियन हाथी। अगर हम अफ्रीकन हाथीज की बात करें तो उसमें 2 प्रकार के हाथी आते हैं, एक तो बुश और एक है फॉरेस्ट, ठीक है। बुश वालों की जो टस है वो यूं बहुत लंबी है, बाहर निकली हुई है, और फॉरेस्ट वाले की जो टस्क है ना वो यूं उल्टी है, लंबी है पर थोड़ी अंदर निकली हुई, ठीक है। सो आप यहाँ फोटोज दे सकते हो बुश का। और सबसे लंबे वर्ल्ड में सबसे लॉन्गेस्ट चलने वाले इंसान जो हो लार्जेस्ट, तो वो ये लॉन्गेस्ट तो नहीं लार्जेस्ट में बोलूँ तो हाथी है, ठीक है। सो अफ्रीकन में 2 वेराइटी, बुश एंड फॉरेस्ट, ठीक है। सो अगर मैं स्टेटस की बात करूँ तो जो बुश वाले हैं वो एंडेंजर है, पर फॉरेस्ट वाले क्रिटिकली एंडेंजर है, तो वो क्रिटिकल स्टेज पे। साइट्स के एम्बेडिक्स 2 के अंदर थ्रेड क्या है हाथियों को, तो हाथियों को थ्रेड एक तो उनकी टस्की पोचे, ठीक है, उसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। हैबिटेट डिग्रेडेशन, फूड प्लांट्स नहीं, उसी के चलते वो खाना सोते ढूंढते ढूंढते आ जाते एग्रीकल्चर फील्ड्स के अंदर, प्लस हम लोग उनके एरियाज में आ रहे हैं रेदर देन दे आर कमिंग इन आवर एरियाज, ठीक है। प्लस कैपिटिव के अंदर उनको मिसट्रीट किया जाता है, ड्यूरिंग टूरिज्म अब्यूजमेंट होता है, तो कहीं ना कहीं उसी के चलते दिस इज हैपनिंग, और उनके जो कॉरिडोर्स है वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, और उसी के चलते ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहा है। सो ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट्स मैंने बताया कि हैबिटेशन लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन के चलते हो रहा है, उसी के चलते काफ़ी मौतें हो रही है। सो प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 टू प्रिजर्व द एलिफेंट उनकी कॉरिडोर हैबिटेट लॉस, उसी के लिए उसी के अंदर ये मैन्यूल लॉन्च किया गया है, ठीक है। नाउ जनरली 16 to 28 स्टेट्स के 28 स्टेट्स में से 16 स्टेट्स के अंदर ये प्रोजेक्ट चल रहा है, एंड यू विल बी सीइंग कि ये प्रोजेक्ट के द्वारा यूनियन गवर्नमेंट फंड करती है स्टेट गवर्नमेंट को जिनके वहाँ पे हाथियाँ है, ट्रेन करती है उनके स्टाफ्स को किस तरीके से करना, एवरीथिंग इज
कम इन दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। सर्विलेंस में रहते हैं, अगर हमें प्रिवेंट करना हो तो पहले तो सर्विलेंस करो, ठीक है। वॉल्स बॉर्डर्स बना दो कि वो आए नहीं, गाइड करो, अवेयरनेस करो, हैबिटेट इंप्रूव करो कि उनको वहीं खाना मिले कि बाहर आने की ज़रूरत नहीं। वी कैन टेक द हेल्प ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फंड द प्रोजेक्ट एलिफेंट एंड दे स्टार्ट बैक्टीरिया आउटब्रेक की। हमने सुना कि न्यूज़ में एक हाल ही में 16 साल की एक लड़की का डेथ हुआ बिकॉज ऑफ द ईटिंग अ रैप फ्रॉम दी आउटरी, जो एक ईटरी है, आउटलेट है, वहाँ पे उन्होंने शर्मन खाया था। शर्मन कुछ नहीं, एक रैप आता है, ठीक है, उसके अंदर मीट या चिकन के स्लाइसेस होते हैं, आपकी फ़ोटोज़ में देख सकते हो। आई एम नॉट ईटन और आई एम अ कम्प्लीट वैग, तो मुझे नहीं पता, बट मैंने ढूंढा तो जहाँ से मुझे पता चला इट इज़ बेसिकली अ रैप जिसे फोल्ड करके खाया जाता है। तो आपने रैप्स खाए होंगे, तो बेसिकली उसी तरीके से आता है। अभी जनरली ये इंसिडेंट होने के बाद उसी ईटरीज में से जिन्होंने खाया है वो काफ़ी लोग अभी हॉस्पिटलाइज में भी है, सिम्टम्स डायरियाज के है, स्टमक पेन, वो सब दिख रहे हैं। तो उसी की जांच पड़ताल से पता चला कि शिगेला बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ। इतना खतरनाक बैक्टीरिया, एक्चुअली इतना खतरनाक नहीं होता, बट विद द टाइम वो वर्स्ट हो सकता है। तो शिगेला बैक्टीरिया की अगर मैं बात करूं, हमने सुना होगा कि पेट के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर एक दो अच्छे बैक्टीरियाज होते और एक खराब बैक्टीरिया होते, ठीक है। तो ये खराब वाले में से, ये जनरली पानी, फूड, वाटर जो कंटामिनेटेड हो उसके लेने से आ सकता है। तो आपने देखा होगा जो जहाँ पे सैनिटेशन की कमी हो वहाँ पे जनरली बहुत डायरिया केसेस बच्चों में दिखेंगे, बड़े लोगों में दिखेंगे, और उसी के चलते इंडिया में 1 लाख लोग सालाना डायरिया से मरते हैं, ठीक है, 1 लाख लोग ना। बात करते हैं शिगेला बैक्टीरिया की, तो ये बैक्टीरिया की वजह से केरला की सरकार एंड एडमिनिस्ट्रेशन एकदम कड़ेदम खड़ी हो गई है। बात करते हैं शिगेला बैक्टीरिया की, तो ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, पर्सन टू पर्सन कॉन्टेक्ट से ये ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा आउटब्रेक हो सकता है, जिसी की वजह से केरला एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ स्टैंड अप, वो ईटरी का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अब इसी से ये बात हो जाती है कि यार इतने सारे आउटलेट्स पूरे इंडिया में चल रहे हैं, और ऐसा इंसिडेंट कहीं ना कहीं आपको कितने ऐसे बहुत ही लग्जूरियस चीज़ें आपको कितने आउटलेट्स में मिलेगी खाने के लिए, काफ़ी लग्जूरियस रेस्टोरेंट्स भी होते हैं, बट आपने उनका कभी किचन नहीं देखा। सो कितने ऐसे भी होते हैं कि जहाँ पे रेट पड़ती पता चलता है कि जो फूड ऑफिसर्स गए थे वो वॉमिटे खा रहे थे, कि छिपकली और इस तरीके से घूम रही है। तो बहुत ही आई मीन फूड इंडस्ट्री स्पेसिफिकली दी रेस्टोरेंट्स चेन, उसके ऊपर एक स्ट्रिक्ट कड़क एक्शन होना चाहिए। और अभी तो स्विगी जोमेटो आ गया, तो कोई घर वहाँ जाके देखता नहीं है, वो सीधा ऑनलाइन मंगा देते हैं। सो इट इज़ नाउ दी हाई टाइम के फूड ऑफिसर्स सही से हर एक इटरीज के ऊपर चेक करें कि कैसा सोर्स यूज़ हुआ जाता है, किस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है ना। बात करते हैं कि ये लोग पानी, खाना सब कुछ चेक करने वाले हैं, और अभी ये पर्सन टू पर्सन कॉन्टेक्ट से फैल सकता है। तो 7 से 10 लोग और भी बीमार है जिनको डायरिया हो रहा है, लूज मोशन, ठीक है। सो ये इसके मेजर सिम्टम्स है। यू विल बी सीइंग कि स्टमक पेन होगा, डायरिया होगा, फिर ब्लडी स्टूल पास, मतलब ब्लड भी निकल रहा होगा, इस तरीके से सब शिगेला बैक्टीरिया की वजह से सिम्टम्स निकलने को आते हैं। अभी ये 1-2 हफ्ते में तुरंत आपका मतलब मेजरली इससे जब इफेक्ट होता है तो यू विल बी लाइक, अगर आप 20 बार से ज़्यादा दिन में जा रहे हो तो इट इज़ हाई टाइम यू टू कंसल्ट दी डॉक्टर। कुछ नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पानी पीना पड़ता है, कोई एंटी डेडी के लिए कोई वैक्सीनेशन इसके लिए नहीं है, ठीक है, बट टेक मोर फ्लूइड। इसके लिए आप एंटी डायरल चीज़ें नहीं ले सकते, ठीक है, कि अगर डायरिया रोकना है तो लोपामाइड वो सब ले लो। अगर ब्लड के डायरियाज आ रहे हैं तो आप खुद से ये ट्रीट नहीं कर सकते हो, गो टू डॉक्टर तुरंत, वो आपको एंटीबायोटिक्स देंगे, ठीक है, सिप्रोफ्लेक्सिन या तो फिर एजिथ्रोमाइसिन, ये एंटीबायोटिक्स डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की होगी, खुद से मत लेना, कंसल्ट देम एंड फिर, ठीक है। सो व्हाट हैपन, यू विल सी कि इस तरीके से पूरा का पूरा मांझा चला हुआ है, और ये इसके बेसिकली ट्रीटमेंट्स की चीज़ें अवेलेबल है। वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो 1 मिलियन से ज़्यादा लोग इससे अफेक्टेड है वर्ल्ड वाइड, 1 मिलियन, ठीक है। आफ्टर रोटा वायरस सेकेंड केस जो आता है वो शिगेला बैक्टीरिया की वजह से आता है, ठीक है। एंड चिल्ड्रन अंडर 5 दे आर मोर अफेक्टेड,
ऑफ दिस बैक्टीरिया, ठीक है। अभी ये इतना फटाल भी नहीं होता, बट अगर इसको सही से ट्रीट नहीं करा जाए तो ये इट कैन बी वर्स, ये आपके मल्टीपल ऑर्गन्स को अटैक कर सकता है, फेल कर सकता है, और वही हुआ गया था, ठीक है। सो यू कैन सी यूएस ने बोला गया अ स्मॉल नंबर ऑफ बैक्टीरिया टू मेक समवन, छोटी सी मात्रा एक इंसान को बहुत ही बीमार कर सकती है। एंट्रोबैक्टर फैमिली के अंदर आता है, इंटेस्टाइन के अंदर ये बैक्टीरिया रिसाइड करता है। मेनली ये फूड वाटर उसी सब से अफेक्ट करता है। सो ऐसे एरियाज जहाँ पे प्रॉपर सैनिटेशन ना हो तो वहाँ पे उसका आउटब्रेक्स आपको देख सकते हैं। इट कैन बी ए फर्टाइल बिकॉज ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन हो सकता है। अब बोला जाता है कि आप पूल्स में जाते हो, स्विमिंग करने जाते हो, सो डोंट ड्रिंक दैट वाटर बिकॉज वो काफ़ी गंदा कंटामिनेटेड हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज द इमेज ऑफ दैट बैक्टीरिया शिंगेला, उसके वेरिएंट्स, ठीक है। शिंगेलिया सोनेरी, फ्लेक्सनेरी, बॉयडी एंड डिसेंट्रिया। ये शिंगेलिया सोनी है जो उस गर्ल को अफेक्ट हुआ गया था। ये वाला बहुत ही खतरनाक है, ये एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ टॉक्सिक बॉडी में रिलीज करता है, ठीक है। नाउ सिम्टम्स की बात करें तो मेजरली फीवर, आपको हाई फीवर रन हो सकता है उस टाइम पे। स्टमक क्रैम्प लास्ट 4-7 डेज तक रह सकता है। अगर ये प्रॉपरली ट्रीट हो जाए तो ये अपने आप विद मेडिटेशन ठीक हो जाएगा, पर अगर नहीं तो इट कैन बी वर्स। सो दैट्स इट। नाउ गोइंग फर्दर फॉर द क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन है एनवायरनमेंट के बेस पे कि कैसे एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सो यू कैन सी ओवर हियर, estivation is the type of winter sleep performed by warm as well as cold-blooded animal. Hibernation is a type of summer sleep performed by cold-blooded animal. Which of the statement above is correct? तो आपने जब बायोडाइवर्सिटी पढ़ रहे थे तब आपने मैमल्स, उसमें कोल्ड ब्लड, वार्म ब्लड देखा होगा, ये वर्ड्स देखे होंगे। तो थोड़ा दिमाग दौड़ाओ और आंसर सोचो और बताओ। अगर हम बात करते हैं तो आपने सुना होगा कि कितने ऐसे मैमल्स होते हैं कि जो ठंडी के टाइम पे सो जाते हैं, हाइबरनेटिंग मोड, ठीक है। सो हाइबरनेशन इज नॉट अ समर स्लीप बट इट इज़ अ विंटर स्लीप, जहाँ आपका मेटाबॉलिज्म लो हो जाता है, ठीक है। सो वो आपको कितने मैमल्स में दिखेगा, एंड दैट इज दी कोल्ड ब्लडेड एज वेल एज वार्म ब्लडेड। ये दोनों ही मैमल्स में आपको वो प्रोसेस दिखेगी। आपने देखा होगा भालू, ठीक है। सो जो पोलर बेयर हो उन्हें हम बोल सकते हैं, ठीक है। सो कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड, उन दोनों में हाइबरनेशन मोड होता है। बैट्स आपने देखा होगा, ठीक है। तो वो ठंडी के टाइम में सो जाता है। नाउ मूविंग टूवर्ड एस्टिवेशन, ये एक्चुअली समर स्लीप है कि थोड़ा छाई के अंदर रेस्ट करना, ठीक है। सो ये मेजरली आपको कोल्ड ब्लडेड एनिमल में दिखता है, नॉट इन वार्म ब्लडेड। तो जैसे यू विल बी सीइंग क्रोकोडाइल है, ठीक है, बीज है, तो उन सब के अंदर ये एस्टिवेशन प्रोसेस दिखता है, बट इट इज अ समर स्लीप थोड़ी ना। सो आंसर विल बी डी, दोनों ही गलत है इधर। याद रखना, हाइबरनेशन मतलब विंटर स्लीप, ठीक है, परफॉर्म बाय वार्म एज वेल एज कोल्ड ब्लडेड। समर स्लीप इज एस्टिवेशन परफॉर्म बाय कोल्ड ब्लडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इकोलॉजिकल नीच, ठीक है। तो नीच can be described as the interaction between a species with its biotic abiotic environment. Two species can occupy the same niche in the same environment for a long time. Which of the following statement is correct? बताओ। एनवायरमेंट पढ़ने से पहले सबसे पहले यही चीज़ आपको पढ़ने में आती है, तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। आंसर देखो,
सो विल बी सीइंग ओवर हियर इकोलॉजिकल नीश, आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया होगा, बेसिकली कुछ नहीं है। नीश किसे बोलते हैं? एक पर्टिकुलर एक ऐसा एनवायरनमेंट जो एक ही स्पीसीज का हो, कोई दो स्पीसीज उसको शेयर नहीं कर सकता, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट इज करेक्ट। इट इज एन एनवायरनमेंट, इट्स एन इंटरेक्शन बिटवीन स्पीसीज विद इट्स बायोटिक एंड एबायोटिक एनवायरनमेंट। वो जो उसका एरिया है, वो उसका पर्टिकुलर एरिया हैबिटेट है, उसे ही निश बोलते हैं, ठीक है। सो आंसर इज ए। नाउ मूविंग फर्दर, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस। पूरी की पूरी चीज़ें समझते हैं कि पंजाब सरकार के द्वारा हाल फिलहाल में डायरेक्ट सीडिंग के लिए क्या बोला गया है। आपने सुना होगा कि जब कोविड था तब उस टाइम पे सारे लेबर्स चले गए थे, तो पंजाब में डायरेक्ट सीडिंग की गई थी। और कहीं ना कहीं उसी के बेसिस पे इस बार पर्टिकुलरली पंजाब के सीएम ने एक इंसेंटिवाइज दिया गया है कि 1500 रुपये दिए जाएंगे पर एकड़ वो फार्मर्स को, ठीक है, पर एकड़ वो फार्मर्स को जो डायरेक्ट सीड करें, मतलब सीड को डायरेक्टली अंदर सॉइल में डाल के जैसे नॉर्मली वीट उगा जाए उसी तरीके से। सो विल बी लाइक ऐसे ही राइस नहीं उगाया जाता, नहीं। पैडी की फसल इस तरीके से नहीं होती। पैडी की फसल बेसिकली क्या होता है, जो यंग प्लांट्स होते हैं उसको नर्सरी में उगाया जाता है फॉर अ टाइम बिंग, वो जब तक हो जाते हैं उसके बाद उसको ट्रांसप्लांट करते हैं। ये ट्रेडिशनल मेथड इंडिया में फॉलो करती है। उसको ट्रांसप्लांट करके फील्ड में रखा जाता है जो पूरी की पूरी पानी के अंदर हो, ठीक है, तब जाके पैडी बनता है। एंड फिर पैडी का आपने देखा होगा कि उसको पैराबॉइल के लिए अलग प्रोसेस होती है, नॉर्मल के लिए अलग होती है, मिल में भेजा जाता है, फिर फाइनली आपके राइस आते हैं, ठीक है। सो ये तरीका है उसको कल्टीवेट करने का। नाउ व्हाट हैपन, एक डायरेक्ट पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा रिसर्च किया, पता गया कि डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस मतलब ऐसा टाइप का ट्रैक्टर कि वो सीड को सीधा सॉइल के अंदर डाल दे, ठीक है, और उसी में आप खाद डालो, थोड़ा सा उसको इरिगेशन जितना चाहिए वो, और राइस उग जाएगा। और उसकी यील्ड काफ़ी अच्छी भी है, ऐसा नहीं कि लॉस हो रहा है, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि ये करो, इससे पंजाब का पानी का सिलसिला सॉल्व हो सकता है। नाउ समझना यहाँ पे क्या है, 1 kg राइस को उगाने में, 1 kg ऑफ पैडी को उगाने में लगभग अप्रॉक्सीमेटली 4000 लीटर का पानी चला जाता है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 4000 लीटर का पानी चला जाता है। सो पंजाब में 136 लाख टन पैडी को ग्रो करने में ऑलमोस्ट 15 बिलियन लीटर का पानी चला जाता है। इट इज़ टू मच, ठीक है, इतना ज़्यादा पानी। अब पंजाब की स्थिति क्या है कि वहाँ पे जो 150 ब्लॉक ग्राउंड वाटर के उसमें से 117 ओवर एक्सप्लॉइटेड हो चुके हैं। सो कहीं ना कहीं वाटर क्रिटिकल हो चुका है, एंड ओवर टाइम पानी के अंदर रखने की वजह से उसकी सॉइल भी बिगड़ रही है। सो पंजाब सरकार के द्वारा एक नया इनिशिएटिव लास्ट ईयर भी किया था, जहाँ पे 5 लाख एरिया में डायरेक्ट सीडिंग हुई थी। इस बार का टारगेट है उसे वो 10 लाख करना, ठीक है, और जो कर रहे हैं उन्हें 1500 रुपये इंसेंटिव पर एकड़ की तरीके से देना है, ठीक है। क्यों? सरकार का मानना ये है कि इससे एक तो बताया गया है कि जो इरिगेशन का टाइम है वो भी रिड्यूस हो रहा है, ये काफ़ी 20 से 25% पानी रिडक्शन ये प्रोवाइड कर सकता है। सो इट विल बी ह्यूज सेविंग ऑफ द वाटर, एंड ऑलरेडी पंजाब में पानी की कमी तो है, हमने देख लिया कि इतने ब्लॉक्स 150 ब्लॉक्स जो है ग्राउंड वाटर के उसमें से 117 तो ओवर एक्सप्लॉइट हो चुके। तो ये सब नज़र रख के डायरेक्ट सीडिंग मेथड इज गुड। नाउ एडवांटेज क्या है कि ये जो सॉइल है ना उसको हार्डन अप नहीं होने देगी, ठीक है। जो बेसिकली ओवर पानी के वजह से वो सॉइल हार्डन अप हो जाती है, वो नहीं होने देगी, हार्डन अप ऑफ सॉइल नहीं होने देगा, ठीक है। प्लस यील्ड भी अच्छी आ रही है, यील्ड बिगड़ेगी भी नहीं, ठीक है। एंड इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं होगा टू द पेस्ट, वो थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एडवांटेजेस है, प्लस वाटर सेविंग, ये उसके एडवांटेजेस है डायरेक्ट सीडिंग मेथड के। और इसी के लिए पंजाब सरकार के द्वारा ये इनिशिएटिव दिया है कि अब इस बार रिक्वेस्ट की है कि जो उगाएंगे उनको इंसेंटिवाइज दिया जाएगा, ठीक है। एंड टारगेट रखा है कि 10 लाख तक हम लेकर आए, तो इससे काफ़ी पानी बच सकता है। सो आप देख रहे हो
ये डायरेक्ट सीडिंग से कैसे उगता है, नहीं तो आपने देखा होगा कि जनरली पैडी फील्ड पूरी पानी के अंदर होती है। सो ये है ट्रैक्टर के अंदर डायरेक्ट सॉइल के अंदर डायरेक्ट डाल दिया जाता है, तो ये पूरी प्रोसेस से आप डायरेक्ट सीड से राइस उगा सकते हो, ठीक है। प्लस ये लेबर प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकता है। हमने देखा था कि शॉर्टेजेस ऑफ लेबर, तो ये चीज़ सॉल्व कर सकता है। दूसरी हायर यील्ड एंड मैंने क्या बोला कि सॉइल को है ना सॉफ्टनर करेगा, तो ये रिचार्ज कर सकता है ग्राउंड वाटर, ये इसके एडवांटेजेस है, ठीक है। यील्ड लॉस नहीं होगी, बट अगेन ये सुटेबिलिटी पे है। ऐसे एरियाज जहाँ पे उस तरीके के सॉइल हो, क्लेई सैंडी उस तरीके हो, वहाँ पे ये अप्लाई कर सकते हैं। और इंडिया में 80% स्टेट के लाइन के पास जनरली सैंडी, लूमी, क्ले ही, सिल्टी सॉइल ही है, ठीक है। बट ऐसे एरियाज में नहीं हुआ ना जहाँ पे ऑलरेडी आपने मेज, शुगर केन, कॉटन उगाया, उसके ऊपर नहीं उगा सकते, नहीं तो वो डेफिशिएंसी से सफ़र करेगा ना। यहाँ पे पहले आपको लैंड को लेवल अप करना पड़ेगा विद लेजर, हर्बिसाइड स्प्रे करना पड़ेगा, सो दैट आर सर्टेन डिसएडवांटेजेस। बट जनरली अगर हम यील्ड की बात करें तो वो रिड्यूस नहीं होती, तो ये अच्छा है। यील्ड रिड्यूस नहीं हो रही, ज़्यादा हो रही है, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना। मूविंग फर्दर, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी स्कीम। अभी ये स्कीम अभी लॉन्च नहीं गई, पहले से की गई है, बट अभी जो आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है 75 ईयर्स, 75 डिस्ट्रिक्ट को टारगेट रखा है। वो डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे जो अनसंग हीरोज है उनके डिस्ट्रिक्ट्स को टारगेट रखा है, वहाँ पे सरकार की मेजर सेंट्रल सेक्टर की स्कीम्स 100% एक्यूरेट लेवल पे सबको अंदर आ सके इस तरीके से इम्प्लीमेंट की जाएगी। तो इस बार मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एंड जस्टिस एम्पावरमेंट ने बोला कि ये स्कीम भी ये 75 डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई हो, उसे हम स्पीडन अप करेंगे। रूरल मिनिस्ट्री ने भी इसे सपोर्ट किया। तो हमें समझना है ये स्कीम क्या है, डिसेबिलिटी आईडी स्कीम। बेसिकली एक आईडी कार्ड मिलेगा, ठीक है, जिसके अंदर एक तो इसके वजह से एक नेशनल डेटाबेस बनेगा फॉर द फिजिकली पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटी और एनी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, पर्सन विद डिसेबिलिटी का एक पूरा डेटाबेस बनेगा। एंड उसी डेटाबेस के वजह से सरकार अच्छे से पॉलिसीज़ भी बना सकती, कवरेज में के ऊपर भी ध्यान रखा जाएगा। अभी फॉर एग्जांपल ये आईडी कार्ड दिया, ठीक है, अब उन्हें कितनी सर्विसेज अवेल हुई है नहीं हुई है वो ब्लॉक लेवल से लेके यूनियन लेवल तक देखा जा सकता है, ठीक है। तो कंप्लीट क्लियर क्रिस्टल डायरेक्शंस के साथ है, सो काफ़ी फ़ायदे हो सकते हैं और कवरेज भी बढ़ सकते हैं और फ़ायदा भी हो सकता है। तो एक पर्टिकुलरली आइडेंटिटी कार्ड देने की बात चल रही है, ठीक है, हो गई है, पर जिनको नहीं है उसे स्पीडन अप करना है। तो बात करते हैं, हमें समझना है डिसेबिलिटी क्या होती है। व्हाट डू यू मीन बाय डिसेबिलिटी? डिसेबिलिटी का मतलब ये है कि कोई पर्सन कुछ चीज़ को सही तरीके से नहीं कर पा रहा बाय इट्स फिजिकल, मेंटल और अदर डिसेबिलिटीज, उसकी वजह से, ठीक है। तो ये डिसेबिलिटी का मतलब है ना। इंडिया के अंदर डिसेबिलिटी की डेफिनेशन को बहुत ज़्यादा और एनलार्ज कर दिया गया हाल फिलहाल के अंदर। इंडिया के अंदर अगर डिसेबिलिटी की बात करें तो 2.2% लोग, ऑलमोस्ट 2 करोड़ लोग डिसेबल है, ठीक है। क्योंकि अभी भी वैक्सीनेशन हम देख रहे हैं काफ़ी जगह तक नहीं पहुंच रही है, और उस सब की वजह से आज भी पर्सन विद डिसेबिलिटी इंडिया में 2.2% है। ये 2011 में भी उतनी थी, 2019 के रिपोर्ट में आफ्टर इंक्रीजिंग द डेफिनेशन ऑफ डिसेबिलिटी इतनी ही आसपास बता रही है, ठीक है। जनरली ये भी स्टडी के द्वारा पता करा गया है कि डिसेबिलिटी जनरली लोकोमोटिव डिसेबिलिटी मैन के अंदर ज़्यादा है कंपेयर टू फीमेल इन रूरल एरिया। तो उन्हें खुद से चलने उठने की तकलीफ होती है, तो दे नीड सपोर्ट, ये सब पता चल रहा है, ठीक है। प्लस 2016 के बाद डेफिनेशन को एनलार्ज किया, तो नए मैथड्स इंक्लूड किए, जिससे पता चल रहा है कि कितनी विविधता, बहुत वेराइटीज़ ऑफ डिसीज़ को अंदर डाला गया है, ठीक है। और उसके चलते हम अगर देखें तो परसेंटेज इंक्रीज होना चाहिए, बट कहीं ना कहीं परसेंटेज उतना ही है। अब दैट डिपेंड ऑन द डिफरेंट मैथड्स व्हाट दे यूज। हमें ये समझना है कि जो 1995 के अंदर जो एक्ट था बेसिकली, उससे ही अमेंड करके 2016 में राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी का एक्ट लाया गया। वहाँ पे क्लियरली बताया गया कि पहले 60 डिसीज थी, उसे बढ़ा के 21 डाल दिया गया। इसमें एसिड अटैक विक्टिम्स को भी कंसिडर किया गया है, ठीक है, एज अ डिसेबिलिटी। बहुत सारी डिसीज डाली है, मेंटल, कॉग्निटिव टाइप की सभी उसमें इंक्रीज करी है। प्लस सरकार के द्वारा
4% in government job and 5% in education डाला गया है इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज टू द डिसेबल वेवर. इतना रिजर्वेशन बढ़ा दिया गया है. पहले क्या था 3% था उसको 4% कर दिया गया है. यहाँ पे 4% था उसको 5% एजुकेशन में कर दिया. ये जॉब के लिए और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन के लिए. ये भी बोला गया है कि बच्चे 6 से 14 साल के 18 साल के अगर कोई पर्सन अगर कोई बच्चा डिसेबल है तो उसका राइट है टू गेट फ्री एजुकेशन. ठीक है. एंड चीफ कमिश्नर जो है वो इस देखिए कि प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो सब तरीके से. एंड इसमें काफ़ी रिफॉर्म्स लाया गया है और काफ़ी स्कीम्स बनाई गई है टू सपोर्ट एंड प्रॉपरली सटल एनवायरनमेंट बनाने की भी कोशिश करी. सो ये बात चलिए कि डिसेबिलिटी क्या है और इंडिया में राइट टू डिसेबल पर्सन जो यूएन का एक्चुअली प्रॉपरली एक कन्वेंशन है उससे ही कंसिडर करके ये कन्वेंशन को ये नए ड्राफ्ट को बनाया गया है जो 2016 में एक एक्ट बन चुका था. ठीक है. सो ये पूरा का पूरा है. बेसिकली न्यूज़ इसके लिए था कि इसका सिग्निफिकेंस आप देख सकते हो कि लोगों को मिल सकता है आराम से इजीली टू गेट. ठीक है. एंड जो गवर्नमेंट का भी गोल है वो भी हो सकता है कि उन्हें उनकी स्कीम्स के फ़ायदे लोगों तक पहुँचे जाए. उनके पास भी एक डेटा बेस हो. सो इसे कैटर करने के लिए ये आइडेंटिटी कार्ड बनाया जा रहा है. इस तरीके से ही आइडेंटिटी कार्ड होगा. ठीक है ना. इस पर्टिकुलर राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के अंदर बेंचमार्क डिसेबिलिटी को 40% कर दिया गया है. ठीक है. तो 40% अगर कोई डिसेबल हो तो वो बेंचमार्क डिसेबिलिटी है और उसी के बेसिस पे उनको सारे फायदे मिलेंगे. ना फर्दर गोइंग अभी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया गया है. कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है क्लियरली आर्टिकल 14 एंड 21 एंड प्रीएम्बल एंड डीपीएसपी बात करता है इक्वालिटी की, जस्टिस की एंड डिग्निटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल इंक्लूसिव डेवलपमेंट विच ऑल्सो इंक्लूड डिसेबल पर्सन. ठीक है. तो उसी के बेसिस पे काफ़ी सारे एक्ट्स बने गए. आप देख सकते हो यहाँ पे दैट इंडियन नुनसी एक्ट, लेपर्स एक्ट, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, देन नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ पर्सन विद ऑटिज्म, सेरेब्रल पैलेसी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मेंटल हेल्थ केयर के लिए भी एक डेडिकेटली हाल फिलहाल में 2017 में एक्ट बताया गया था कि मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट इशू जो काफ़ी लोग इग्नोर करते हैं जैसे डिप्रेशन. सो हमने ये सारी रूल्स के बात की. अब बात करते हैं स्कीम्स की जो जनरली चल रही है. तो वन इज ADIP स्कीम. ये स्कीम क्या बताती है. असिस्टेंस देना ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो चाहिए होते हैं जैसे कि हियरिंग एड है चलने के लिए तो ये सारे सब्सिडाइज रेट में अवेलेबल कराना. दूसरा इंपॉर्टेंट स्कीम है सुगम्य भारत अभियान. ठीक है. एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन ये स्कीम है जो ऐसा एनवायरनमेंट बनाना चाहता है जहाँ पे इंफॉर्मेशन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ एक्सेसिबल हो. तो आप देख सकते हो कि इवन जो बिल्डिंग के स्टेयरकेसेस हो, वॉशरूम्स हो, बसेस हो, उस अकॉर्डिंग बनाने की बात चल रही है. या तो एजुकेशन हो तो पढ़ाई में भी उस तरीके से चीज़ें ला रहे हैं. तो सुगम्य पुस्तकालय इज़ द थिंग जहाँ पे आपको बुक्स उस तरीके से मिलेगी. ऑनलाइन एक्सेस भी मिल सकता है. द पर्सन हु आर डेफ एंड ब्लाइंड तो उन्हें अलग से किस तरीके से एक्सेस रहे एजुकेशन का उसका पूरा ध्यान इस स्कीम के अंदर दिया गया. दीनदयाल डिसेबल रिहेबिलिटेशन स्कीम डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऐसे पर्सन्स को रिहेबिलिट करना, प्रॉपर सर्विसेज पहुंचाना. ठीक है. तो वो भी देखा जा रहा है. अवार्ड्स देना जो लोग डिसेबल पीपल के लिए काम कर रहे हैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल पर्सन उसको सरकार अवार्ड दे रही है. ठीक है. तो ये मेजर स्कीम्स है जिसके अंदर ये चल रहा है. और अब एक नई आ चुकी है दैट इज यूनिक आइडेंटिफिकेशन. नाउ सबमरीन टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया. जनरली अभी आपने देखा होगा कि मोदी जी गए हैं यूरोप की यात्रा में एंड 4 मई को वो फ्रांस जाने वाले थे. उससे पहले ये फ्रांस की जो नवल ग्रुप कंपनी है, ठीक है, जिससे हम सबमरीन बनाते हैं, उनका एक स्टेटमेंट आया है, एक अनाउंसमेंट आया है कि वो लोग ऑप्ट आउट कर रहे हैं फ्रॉम द प्रोजेक्ट 75I. ठीक है. सो कहीं ना कहीं काफ़ी चीज़ है. क्या है हम वो समझते हैं. मेजरली आफ्टर कारगिल वॉर जो कमिटी बनी थी उन्होंने बोला था कि इंडिया के बाय ऑलमोस्ट 30 इयर्स के अंदर मतलब 2030 तक हमें 24 सबमरीन इंडिया के अंदर डाल देनी चाहिए. और उसी के बेसिस पे प्रोजेक्ट्स बने गए थे. तो एक प्रोजेक्ट था प्रोजेक्ट 75
और दूसरा जो लाइनअप हुआ है वो है प्रोजेक्ट 75I। ये जो प्रोजेक्ट है इसमें आप देखोगे स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन, स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन जो 6 सबमरीन है वो फ्रांस के द्वारा मेजेडॉक जो यहाँ के इंडिया के है शिपयार्ड, उन दोनों ने मिलके बनाई है। ठीक है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सब कुछ हुआ था, तो ये मेक इन इंडिया टाइप का था स्कॉर्पियन क्लास, जिसमें आपने देखा होगा दैट कलावरी, कलावरी क्लास भी बोला जाता है, देन कंधारी, खारगंज, खारंज, वाला, वेगा, वाक्षीर। ठीक है, तो ये दो अभी आ जाएगी और 4 तो आ चुकी है, इंडक्ट हो चुकी है, तो ऑलमोस्ट ये प्रोजेक्ट तो खत्म होने आया है। ठीक है, अब उसके बाद ये प्रोजेक्ट 75I 2007 में इसके लिए रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन डाला गया था, बट थिंग इज 2021 के अंदर इसका रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, मतलब सरकार के द्वारा एक प्रपोजल दिया जाता है, उसके बाद ही बिडिंग होती है। वो प्रपोजल में उन्होंने कंडीशंस बताए होते हैं, उन्हें क्या क्या चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है, तो उन्होंने 5 कंपनीज को, 5 ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर को सिलेक्ट किया था इस प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें से एक फ्रांस थी जो हाल फिलहाल पुल आउट हो चुकी है, दूसरी थी रशिया, जर्मनी, ठीक है, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, देन स्पेन की थी एंड साउथ कोरिया की थी। तो ये मेजर कंपनीज थी जो बनाने वाली थी। फ्रेंच की जो नवल ग्रुप है जिन्होंने ये काम किया है, उसके बाद इसमें भी था, बट उन्होंने ये बोला कि ये जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है उसके अंदर एक कंपोनेंट दिया है एन इंडिपेंडेंट प्रपोजल सिस्टम। ये हम इसमें खासियत नहीं, इन्होंने बात की कि सी प्रूवन ऐसा मैकेनिज्म चाहिए सबमरीन के अंदर कि हमें ऐसा सबमरीन डेवलप करना है कि जो पानी के अंदर एटलीस्ट 2 हफ्ते तक बाहर आने की ज़रूरत नहीं है, तो उससे क्या उसकी अटैक कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। डीजल सबमरीन, सबमरीन को घूमने के लिए तो कुछ एनर्जी चाहिए, तो राइट, तो क्या करते थे, डीजल से उसकी एनर्जी बनाते थे, तो डीजल को ऑक्सीजन चाहिए टू बर्न, राइट, तो क्या करेगा सबमरीन ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर वो बर्न जनरेट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करेगा बैटरी में, और फिर वो नीचे आराम से घूमेंगे जब तक बैटरी के अंदर है। ठीक है, वंस बैटरी के अंदर खत्म होने आएगी तो वापस से ऊपर आएगी। तो उन्होंने बोला कि ऐसा बनाओ कि एन इंडिपेंडेंट प्रपोल्शन एटलीस्ट 15 दिन तक तो अंदर होने चाहिए, इस तरीके से हमें सी प्रूवन चाहिए, सो इट कैन इंक्रीज दैट कैपेबिलिटी। ये कन्वेंशनल सबमरीन्स की बात चल रही है। ठीक है, तो ये इन्होंने प्रपोजल दिया गया है। नाउ व्हाट हैपेंड, फ्रांस के द्वारा बोला गया कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी ही नहीं है और हम उसमें माहिर नहीं है, सो वी आर टर्निंग आउट। इवन पता चल रहा है कि रशिया एंड जर्मनी भी इस बीच से बाहर निकलने वाले हैं। द रीज़न इनडायरेक्टली पता चला है, अभी तक आया नहीं अनाउंसमेंट, पर बाहर निकलने वाले हैं। इस वन कि सबसे पहले कि जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है उसके अंदर लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा डाल दी गई है कंपनी की। ठीक है, लाइबिलिटी काफ़ी ज़्यादा डाल दी गई है कंपनी की, दैट इज़ द वन रीज़न। प्लस यहाँ पे बोला है कि ये मेक इन इंडिया रहेगा, तो 60% आपको कंपोनेंट्स इंडिया से बनाने लेने पड़ेंगे, तो वो एक इशू दे आर फेसिंग। एंड ऑल्सो दे आर सेइंग दैट इनडायरेक्टली ये भी पता चल रहा है कि कितनी जो कंपनीज है वो झिझक रही है अपनी टेक्नोलॉजी जो डेडिकेटली उन्होंने बनाई है टू ट्रांसफर। सो इसलिए शायद प्रोजेक्ट 75, अभी सोचो, अभी तो प्रपोजल की बात, अभी तो बनना भी शुरू नहीं हुआ है, बीडिंग भी नहीं हुआ है, तो 2030 तक कैसे लाएंगे हम टोटल 24 सबमरीन। बहुत डिले चल रहा है ये प्रोजेक्ट, काफ़ी डिले चल रहा है। अगर हम बात करें, चाइना ने हाल फिलहाल ही 6 सबमरीन पाक को दी है, साथ में मिलके बना रहे हैं और भी इंडक्ट करने वाले हैं। तो एक जगह चाइना है जो अपनी सबमरीन इंडियन ओशन में भेज रहा है, पाक को बनाने दे रहा है, वो उसकी सबमरीन बना रहा है। सो इट इज़ हाई टाइम कि इंडिया को बिल्ड करना पड़ेगा, इतना डिले प्रोसेस में नहीं चलेगा। सो अगर प्रोजेक्ट 75 आए, अगर इसमें कोई दिक्कत है तो पहले तो अपना प्रपोजल इंडिया को सही से खुद से खोल के पढ़ना पड़ेगा कि क्या क्या हम सुधार ला सकते हैं कि इतने बड़े बड़े प्लेयर्स जिससे हम डील करते थे वो बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा मान जाता। अब बात करते हैं इंडिया के अंदर, आप देखोगे कि कितने टाइप की सबमरीन्स हैं। सो हाल फिलहाल में 16 सबमरीन इंडिया के पास है। एक तो अरिहंत है जो न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन है। ठीक है,
इसका ही नया वर्जन आने वाला है अरीगा, अभी आया नहीं, आने वाला है। ये दोनों न्यूक्लियर कैपेबल रहे, ठीक है। बाकी की क्या है, डीजल वाली है जो कन्वेंशनल वॉरहेड से डीजल वाली है। न्यूक्लियर वाली कैसी होगी, तो उसको तो न्यूक्लियर एनर्जी से वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगी, तो वो तो अंदर से आराम से घूमती रहेगी। डीजल वाली को बार बार ऊपर आना पड़े, उसी में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम लगाने की बात चल रही है, ठीक है। तो एक तो है सिंधु घोष जो रशिया के द्वारा इंडिया में बनाया गया है, किलो क्लास की है, ठीक है। फिर ये स्कॉर्पियन क्लास वाली जो हमने देखी है, ठीक है, उसमें 6 है। और एक और है शिमोगा जो जर्मनी के साथ मिलके बनाई गई है। सो टोटल 16 सबमरीन्स इंडिया के अंदर है। सो आप ये देख रहे हो पूरा का पूरा मांझा। ये स्कॉर्पियन क्लास जो इंडक्ट हो चुकी है, ये 2 आने वाली है, वागीर एंड वाक्षीर। सो इतनी है सी। कलावरी क्लास 4 तो आ चुकी, 2 आ जा रही है। सिंधु घोष की 8 सबमरीन है जो रशिया से हमने ली है। 4 शिशुमर क्लास की है जो जर्मनी से करी है, ठीक है, कोलैबोरेट करके। अरियन जो हमने खुद से बनाई है, अरीगात आने वाली, ठीक है। सो टोटल 16 सबमरीन्स आर देयर। नाउ द क्वेश्चन, दिस इज आर्ट एंड कल्चर क्वेश्चन। रमन is a religious festival and ritual theatre of Garhwal Hills. Nathapura Padagal is an ancient musical form of Rajasthan. Lavani is a popular folk music of Andhra Pradesh. अभी ये ना आपको सही से एक चीज भी पता हो ना, यू विल गेट द आंसर। तो थोड़ा दिमाग लगाओ और देखो, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। सी रमन को तो इंटेंजिबल कल्चरल लिस्ट में भी डाला गया है। ये गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में होता है। इट इज़ अ रिलीजियस फेस्टिवल जो थिएटर फॉर्म में होता है, ठीक है। एक रिचुअल आर्ट वहाँ पे उस वक्त मंदिरों में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। नाथपुरा पडगल, ये नाम ही बताता है कि ये राजस्थान का कैसे हो सकता है। पडगल, नाथपुरा, ये टाइप का कुछ साउथ का है। अगर इतना भी ना पता हो ना, तो एटलीस्ट थोड़ा ऐसा सोचोगे कि ऐसा वर्ड राजस्थान में कैसे आएगा। पडगल, ऐसे टाइप के वर्ड्स एक्चुअली साउथ में ज़्यादा यूज होते हैं। लावनी, यू हैव हर्ड लावनी महाराष्ट्र का, राइट। सो आंध्र प्रदेश का कैसा, सो आंसर इज ओनली 1, दोनों ही गलत है बाकी के। सो लावनी महाराष्ट्र का फोक म्यूजिक है, वहाँ पे फीमेल डांस भी करती है अच्छे से, ठीक है। ये बेसिकली सोल्जर्स को एंटरटेन करने के लिए शुरू किया गया था। नाथपुरा पडगल तमिलनाडु का एक एंशियंट म्यूजिकल फॉर्म है जो आज डिसअपियर हो रहा है बिकॉज ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक, ठीक है। सो ये इसलिए न्यूज़ में भी था और ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। नाउ बात करते हैं बुद्धा लाइफ इवेंट आर ऑफन रिप्रेजेंटेड इन सिंबल। इन दिस कंटेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। किस तरीके से बुद्धा के सिंबल लाइफ के पूरे इवेंट्स को सिंबल फॉर्म में बताया गया है, जिसको जेताका स्टोरीज में भी देखा जाता है। सो अगर सही से एनसीईआरटीज पढ़ियो तो यू विल गेट द आंसर। 1 birth, lotus and bull. Second, nirvana. Third is great renunciation, which has been horse. And first sermon, which is will. तो कौन सा सही करेक्ट है वही आपको बताना है। देखो, सबसे पहला सरमन उन्होंने कहाँ बोला था, जिसको हम धर्म परिवर्तन चक्र भी बोलते हैं, ठीक है। तो सांची में वही बिल बनाया गया है। तो फर्स्ट सरमन इज करेक्ट विच इज बिल, ठीक है। नाउ बर्थ हम लोटस एंड बुल से शो करते हैं, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। सो फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ये दो भी आपका ध्यान अब होना चाहिए। नाउ निर्वाणा, ठीक है। निर्वाणा में ना मतलब उन्हें ज्ञान मिल गया कि एनलाइटेंड हो गए, ठीक है। तो वो कहाँ हुए थे एनलाइटेंड, कौन से झाड़ के नीचे बैठ के हुए थे, बोधि, बोधि ट्री। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग।
तो डी नहीं होगा, सो आंसर क्या होगा 134। सो ये करेक्ट आंसर है 134, ठीक है। निर्वाणा वो स्तूपा पे नहीं हुए थे, वो बोधि ट्री पे हुए थे। स्तूपा इज बेसिकली अ साइन ऑफ महापरिनिर्वाणा, द डेथ ऑफ द बुद्धा। परिनिर्वाणा और द डेथ वो स्तूपा का साइन, निर्वाणा इज बोधि। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। नाउ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये जनरली अभी सीजीआई के द्वारा बोला गया है कि सरकार काम नहीं कर रही है, ठीक है, और हम जो आदेश दे रहे हैं वो सही से हो नहीं रहा है, तो वो एक तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करिए, और उसी का एक पिटिशन भी अलग बढ़ रहा है। ऑलरेडी हमारे पास काम नहीं है, काम नहीं है इन द सेंस हमारे पास काम बहुत ज़्यादा है और हमारे पास वक्त नहीं है, जिसकी वजह से हम सही से टाइमली सारे केसेस सॉल्व कर सकें। अभी एक और बर्डन बन रहा है बिकॉज सरकार टाइमली काम नहीं कर रही, ऑर्डर्स नहीं मान रही, और उसी की वजह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कंटेम्प्ट पेटिशंस बढ़ रहा है, ऐसा सीजीआई का कहना है। इसलिए ये न्यूज़ में था। तो हमें समझना है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है क्या, ये कहाँ से शुरुआत हुआ। मेजरली हमने देखा है कि वी आर दी कॉलोनी, हम कॉलोनी रह चुके ब्रिटिशर्स की, वहाँ पे मोनार्की सिस्टम है, किंग जो बोले वो सही। सो अगर किंग के ऑर्डर्स किसी ने गलत किए, ठीक है, तो उससे बोलते कंटेम्प्ट। तो वहीं से ये शुरुआत हुआ था एंड हमारे अंदर इनकलकेट हुआ था जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, ठीक है। तो वी हैव सीन कि सुप्रीम कोर्ट को क्या बनाया है, गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कहीं ना कहीं उनकी अथॉरिटी को नीचे ना हो जाए, उसी की वजह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशन में दी, प्रोसेस तो नहीं पर वो चीज़ बताई गई है कि आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि कोई अगर उनके ऑर्डर्स को ना माने तो वो कंटेम्प्ट कर सकते हैं। आर्टिकल 129 है सुप्रीम कोर्ट का, 129 है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, आर्टिकल। एंड मेजरली इट विल बी अराउंड 226, ये है हाई कोर्ट का, ठीक है। फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक्ट बनाया जाता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1974 के आसपास बनाया जाता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जो बताता है प्रोसीजर किस तरीके से कंटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ 274 लॉ कमीशन रिपोर्ट, 274 लॉ कमीशन रिपोर्ट बताती है कि कंटेम्प्ट कॉन्स्टिट्यूशन में इस आर्टिकल के थ्रू पावर देता है, ये याद रखना, इस आर्टिकल के थ्रू पावर देता है। प्रोसीजर किस तरीके से होना चाहिए ये इस एक्ट में दिया है, पर पावर उन्हें इस संविधान के द्वारा दिया जा रहा है, ये लॉ कमीशन की रिपोर्ट में बताया गया, ठीक है ना। बहुत सारे केस हुए, प्रशांत भूषण का भी केस था, सारे केसेस हुए, तो कैसे कंडेम कर सकते हैं कैसे नहीं कर सकते वही हमें समझना है, ये किस तरीके से प्रावधान हुआ। तो बेसिकली अगर कोई जुडिशियली को मोटिवेटली अटैक कर रहा हो, ठीक है, उन्हें स्कैंडलाइज करने की कोशिश कर रहा हो, उनकी अथॉरिटी को डिमिनिश करने की कोशिश कर रहा है, तब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के द्वारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाट अबाउट दोज कोर्ट्स जो सबऑर्डिनेट्स कोर्ट्स हो, तो उनको भी तो स्कैंडलाइज कर सकते हैं, राइट, तो वो कैसे कंटेम्प्ट कर सकते हैं। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के अंदर सेक्शन 14 बताता है कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है, उसके अंदर अगर एडवोकेट जनरल जो स्टेट के हैं उन्होंने प्ली रिक्वेस्ट डाली होती तब वो जाके कंटेम्प्ट लगा सकते हैं, सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, ठीक है ना। 215 आर्टिकल है जो हाई कोर्ट के लिए, 129 सुप्रीम कोर्ट के लिए है, एंड कंटेम्प्ट ऑफ एक्ट 1971 है, ठीक है। सो ये प्रॉपर तरीके से ये प्रोसीजर बताता है, ठीक है, ये स्टैट्यूटरी बैकिंग दे रहा है, पर कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कंटेम्प्ट का पूरा मानसा ना। कितने प्रकार के कंटेम्प्ट होते हैं, क्वेश्चन इज दिस। एक होता है सिविल और एक होता है क्रिमिनल। सिविल का मतलब है विलफुली, ये वर्ड्स के ऊपर, हाँ, विलफुली डिसोबीडियंस, ठीक है, इंटेंशनली, ठीक है। तो अगर willfully या intentionally you are disobeying the orders of the court, it is a civil contempt. For example, suppose कोर्ट के द्वारा बोला है कि आप रुक जाओ, हम लोग ये कर लेते हैं, इतना होगा, उसके बाद you will do, पर आपने नहीं सुना, आपने खुद से वो चीज़ कर दिया जो कोर्ट ने मना किया था, तो it is what a civil contempt। तो कोर्ट चाहे तो आपके ऊपर सिविल कंटेम्प्ट लगा सकता है, सज़ा है 6 महीने
कि जेल या तो 2000 रुपये तक का जुर्माना, ठीक है, ये सिविल कंटेम्प्ट। नाउ व्हाट अबाउट द क्रिमिनल कंटेम्प्ट? क्रिमिनल कंटेम्प्ट ये कि जहाँ पे आप कोर्ट को स्कैंडलाइज करने की कोशिश कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कोई जूरी मेंबर है, ठीक है, मतलब बेंच है, अभी उसके जो पर्टिकुलरली जो जजेस है, आप उनके पर्सनल लाइफ के ऊपर स्कैंडलाइज करने की कोशिश कर रहे हो या जजमेंट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हो या ब्लैकमेल कर रहे हो, ठीक है, सो उसी बेसिस पे कंटेम्प्ट ऑफ क्रिमिनल लगाया जा सकता है, ठीक है। दूसरा है आप इंटरफेयर कर रहे हो, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई केस है और कोई धमकी दे रहा है, अगर तुमने ये दिया तो देख लेना क्या होगा, तो अब यू आर ऑब्स्ट्रक्टिंग राइट और इंटरफियरिंग इन द एडमिनिस्ट्रेशन, उन्हें काम नहीं करने दे रहे, तब लगाया सकता है। फिर जो मीडिया हाउसेस है, इन्फ्लुएंस करना, ठीक है, कि वो आपने देखा होगा कि कोर्ट का जो भी मुद्दा होगा इतना इस तरीके से वो मीडिया हाउस इन्फ्लुएंस कर सकती है कि अगर उसके वजह से कुछ हो रहा हो तो उस पर भी क्रिमिनल कंटेम्प्ट लगा सकता है। रिटर्न स्पीकिंग, ये सारे साइंस जो है अगर वो कोई भी तरीके से हो तो उस पर क्रिमिनल कंटेम्प्ट लगाया जा सकता है, ठीक है। सो ये दो तरीका है कंटेम्प्ट लगाने का। कंपनीज के ऊपर भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया जा सकता है, कंपनीज के ऊपर भी लगाया जा सकता है। अगर कोई कंपनी को, ठीक है, उस वक्त बोला हो और उन्होंने नहीं माने तो वो कंटेम्प्ट कर रही है, राइट। अगर बोला ये नहीं करना है फिर भी कर रहे हैं तो वो कंटेम्प्ट कर रही है, और जो पर्सन उस वक्त रिस्पॉन्सिबल थे उन लोगों पे भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्जेस लगाया जा सकता है, इतना याद रखना, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी प्रोसीजर है। नाउ यू विल बी लाइक व्हाट अबाउट द फेयर क्रिटिसिज्म? यस, यू कैन डू इट। खुद सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि देयर इज अ फाइन बैलेंस बिटवीन अ फेयर क्रिटिसिज्म, ठीक है, वो बैलेंस रखो। आप इस तरीके से मत करो कि कोई पर्टिकुलर जज की आप उसके पर्सनल लाइफ के घुस के उस तरीके से अटैक करो, नो, देयर शुड बी अ बैलेंस। तो फेयर क्रिटिसिज्म होना चाहिए जजमेंट्स के ऊपर, ना कि किसी का पर्सनल अटैक्स करना चाहिए, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है। इनोसेंस जो राइटिंग है तो वो भी खुद को डिफेंड कर सकते हैं अगर उन्हें लग रहा है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट गलत लगाया हुआ हो तो, ठीक है। सो ये पूरा का पूरा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का इशू था। सो यू हैव सीन कि सुप्रीम कोर्ट ने सेंटेंस प्रशांत भूषण को विद द फाइन ऑफ 1 रुपीज इन कंटेम्प्ट केस, ठीक है। सो पर्सन लाइक मी हु हैज फाइन 500 रुपये फॉर नो हेलमेट, और उन तो कोर्ट का कंटेम्प्ट किया, उनके ऊपर आपने 1 रुपये लगाया, तो दिस टाइप ऑफ मीम्स आर देयर। Now, moving further, this is the question of your geography. Consider the following statement. Western Ghats are comparatively higher in elevation than Eastern Ghats. Western Ghats are more discontinuous than Eastern Ghats, are highly eroded. Javadi Hill, Palkonda Range, Nalamala Hill are part of Western Ghats. तो ये कहीं नहीं, आपकी 11 की NCERTs में दिया गया है। अगर सही से पढ़ा होगा ना तो आप इसका आंसर फटाफट कमेंट सेक्शन में डालिए। वेस्टर्न घाट्स ईस्टर्न घाट्स कहाँ आते हैं आपको ये पता होगा, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स हाईली एलिवेटेड होते हैं, दैट इज द करेक्ट, सो वन आंसर इज करेक्ट, ठीक है। नाउ वेस्टर्न घाट्स हाईली एलिवेटेड एंड कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस नहीं है। ईस्टर्न घाट है जो बहुत ज़्यादा डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, और हाईली इरोडेड है, इसलिए उनकी हाइट भी छोटी है। सो सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। जावादी हिल, पालकोंडा रेंज, नालामाला ये सारे ईस्टर्न घाट्स के हिल्स है जो सीक्वेंस वाइज यू बनाते हैं, पहले पालकोंडा आता है, फिर नालामाला आता है, जावादी आता है, इस तरीके से है, ठीक है। सो आंसर इज ओनली वन इटसेल्फ। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द विंटर सॉलिटाइज। तो ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आप पढ़िए और बताइए। Consider the following statement regarding winter solstice.
ठीक है। जनरली इसका मतलब ये होता है कि ठंडी नॉर्थ में ज़्यादा होती है और साउथ में गर्मी होती है उस वक्त, ठीक है। ठंडी नॉर्थ में ज़्यादा होती है तो दैट मीन्स डे टाइम कम होता है नॉर्थ में, ठीक है। जो हम 22 दिसंबर जनरली बनाया जाता है, 21 या 22 दिसंबर। और साउथ के अंदर गर्मी लॉन्ग होती है, मतलब डे टाइम लॉन्ग होता है, नाइट इज शॉर्ट। So winter solstice is the day when North Pole is most tilted away from the south. Correct? अर्थ यूँ होता है, ठीक है। यहाँ सन है, अर्थ यूँ होता है, इसलिए ये पोर्शन दूर होता है, इसलिए सनरेज वहाँ कम पड़ती है और ठंडी का टाइम होता है। एंड यहाँ पे ज़्यादातर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे ओवरहेड होता है सन। सो सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। सो बोथ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो यू कैन सी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये यूँ होता है तो उसके ऊपर ज़्यादा उस वक्त सन होता है एंड नॉर्थ पोल दूर होता है। तो नॉर्थ यू कैन सी ये पूरा हिस्सा उस वक्त ठंडी के अंदर होता है। नाउ प्रीलिम सीरीज स्लॉथ बेयर, हाल फिलहाल में झारखंड के अंदर विलेज के अंदर 2 स्लॉथ बेयर को रेस्क्यू किए थे, इसलिए न्यूज़ में है। स्लॉथ बेयर की बात करें तो ये जनरली श्रीलंका, भूटान, इंडिया, नेपाल लो लैंड पार्ट्स के अंदर मिलते हैं, ठीक है। भालू स्लॉथ बेयर, इन्हें जनरली हनी बेयर भी बोला जाता है, हनी इनका फेवरेट है। ये टर्मिनेट्स भी खाते, एंड्स भी खाते हैं, ठीक है। बाकी सब बियर की तरह अलग है ये अपने बच्चे को पीठ में लेके चलते हैं, ठीक है। देन स्लॉथ बेयर कभी भी हाइबरनेशन मोड पे नहीं जाते, ये गर्मी के भालू है, ये हाइबरनेशन मोड में नहीं जाते हैं ठंडियों के टाइम में, इतना याद रखना। ना आपने वो मूवी भी देखी हो मोगली, उसमें भी बताया गया है ना। मेलरिस यूनिरिस इज दी स्पीसीज साइंटिफिक नेम। ये फॉरेस्ट ड्वेलिंग बेयर होते हैं, ठीक है। 8 स्पीसीज है, उसी के पार्ट है ये, दैट लिव्स इन इंडिया एंड श्रीलंका। ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ये भालू मिलते हैं। सो दिस इज द फोटो ऑफ दैट भालू स्लॉथ बेयर। वल्नरेबल है, आइशियन स्टेटस, साइट्स का अपेंडिक्स 1 में आता है एंड शेड्यूल 1 के अंदर आता है। थ्रेड क्या है, मेजरली इनका पोचिंग हो रहा है बॉडी पार्ट्स का, ठीक है। हैबिटेट लॉस हो रहा है और उसी के चलते एग्रेसिव बिहेवियर एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स। नाउ दिस इज अगेन इन द न्यूज़, एडवांस टू आर्टिलरी गन सिस्टम, ये DRDO के द्वारा डेवलप किए, कम्प्लीटली इसके ट्रायल्स सक्सेसफुल हुए, आप भी देख सकते हो। ये गन है, ये ऑलमोस्ट 48 किलोमीटर दूरी तक हिट कर सकती है, प्रिसाइसली 48 किलोमीटर तक, ठीक है। ये कम्प्लीटली इंडिजीनियस है और वर्ल्ड की एकदम एक्यूरेट अभी बनाई गई है। सो यू कैन सी, सो इट इज़ मोस्ट कंसिस्टेंट एंड एक्यूरेट गेन इन दी वर्ल्ड 45 किलोमीटर तक। 95% इसका इंडिजीनियस कंटेन है। 155 mm की लॉन्ग है, 52 कैलिबर आर्टिलरी गन जो DRDO के द्वारा बाकी प्राइवेट प्लेयर्स के साथ बनाई, कल्याणी ड्रूम एंड टाटा पावर के साथ, ठीक है। फीचर्स आप देख सकते हो गन के ये सारा उसके अंदर ब्रेक रिकॉइल सिस्टम्स है, ठीक है। मेजरली एक्यूरेट है, हाईली एक्यूरेट है, मोबाइल भी है, फटाफट मूव कर सकते हैं। ऑटोमेटिक कमांड कंट्रोल सिस्टम विद नाइट कैपेबिलिटी, इन डायरेक्ट फायर मोड, सारे सिस्टम्स इसके अंदर प्रॉपर्ली रखे। आपको याद रखना है ओवर 48 किलोमीटर, 90% इंडिजीनियस, DRDO ने 2 ग्रुप के साथ मिलके बनाई गई है। ऑर्गेनिक आधार, अभी अफेडा, ठीक है। अपेडा जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर आती है एक्सपोर्ट्स के लिए, उन्होंने ऑर्गेनिक आधार दिया गया। सो जो फार्मर्स ऑर्गेनिक ग्रो कर रहे हैं उनको एक ऑर्गेनिक आधार नंबर दिया गया 14 डिजिट का, जहाँ पे उनका लैंड और उन क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सब कुछ उसके अंदर मिल जाता है, तो प्रॉपर्ली असाइन हो सकता है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि हम जो एक्चुअल में ऑर्गेनिक बायर्स हो गए ना उन्हें मिलेगा, जो ऑर्गेनिक सेलर्स हो गए उन्हें मिलेगा, उन फार्मर्स को। तो सही में ऑर्गेनिक मार्केट में जो वो वुड या एनी थिंग्स दे आर सेलिंग, तो उसका वो हाई दाम लेके तो उन्हें मिल भी सकता है, दे कैन शो देयर आइडेंटिटी कार्ड, एक्सपोर्ट भी इजीली कर सकते हैं। तो उसी के लिए नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के लिए ये कार्ड दिया गया है, विच इज़ अ सर्टिफिकेट कि वो उन्होंने ऑर्गेनिक प्रोडक्शन किया गया है, ठीक है। सो यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर और उनका पर्सनल आधार कार्ड दोनों को मर्ज कर दिया है इस ऑर्गेनिक आधार कार्ड के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से वो पूरी सिस्टम होगी। नाउ लायन टेल मकाऊ, यू कैन सी ओवर हियर, ये इसको बोलते हैं ओल्ड वर्ल्ड मंकी, ठीक है। सबसे एंशिएंट प्राइमेट स्पीसीज है, ये वेस्टर्न घाट के अंदर एंडेमिक है, बहुत शाय है। ये वेस्टर्न घाट के जो एवरग्रीन फॉरेस्ट, आप ट्रॉपिकल फॉरेस्ट देख रहे हो, उसके हाइट्स में ऊपर छलांग मारते रहते हैं। ह्यूमन से कांटेक्ट कम है,
ये जनरली बेसिकली फ्रूट्स और वो सब खाते हैं, उनकी जो चिक है उसके अंदर स्टोर करके भी रखते हैं ये लोग, ठीक है। एंड इनकी जो टेल है वो लायन जैसी, इसलिए इसको लायन टेल मकाओ भी बोला जाता है ना। थ्रेड इसलिए है क्योंकि बिकॉज रोड किल, पोचिंग, एनक्रोचमेंट, टूरिज्म, उस चक्कर में इनका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है ना। वेस्टर्न घाट के एंडेमिक है, ये याद रखना, तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका के अंदर ये एंडेंजर स्पीसीज है। सो आईयूसीएन स्टेटस इज एंडेंजर। थ्रेट मेजरली ये है क्योंकि रेन फॉरेस्ट हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो रही है। आपने इंडोनेशिया, मलेशिया उस सब में भी देखा होगा वो डिस्ट्रॉय हो रही है। वाई? वहाँ पे पाम ऑयल्स कल्टिवेशन की वजह से। सो दिस इज इट, यहाँ पे हम एंड करते इस हफ्ते का सेशन। सो विल मीट अगेन विद द नेक्स्ट वीक करंट अफेयर। सो टिल दैट, गुड बाय and all the best for those who are going to appear next month 5th June for this examination. अच्छे से पढ़िए, आराम से ध्यान लगा के स्मार्टली अपनी स्ट्रेटेजाइज करिए, so and revise it properly. Thank you. Bye-bye.